हाँ जी बेटा। आज अपन करने वाले हैं इंटरनेशनल टैक्सेशन का रिवीजन। अपने लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है ये होता है एग्जाम्स के अंदर। और 30-40 तक तो नॉर्मल है, और इवन एग्जाम में 48 मार्क्स तक भी जो है इस चैप्टर का वेटेज रहा है, तो 48 नंबर तक भी जो है ये चैप्टर आ सकता है हमारे एग्जाम। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर अपन को क्या पढ़ना है। इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर अपन को पढ़ने हैं दो पार्ट। पहला पार्ट जो अपन को पढ़ना है इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर, वो है डबल टैक्सेशन रिलीफ। और दूसरा पार्ट जो हमको पढ़ना है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। एग्जाम्स के अंदर दोनों पार्ट से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो डीटीडबल डबल टैक्सेशन रिलीफ का हो या फिर ट्रांसफर प्राइसिंग का हो। दोनों जगह से ही क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब सबसे पहले अपन ये वाला पार्ट पढ़ने वाले हैं, देन अपन जो है वो ट्रांसफर प्राइसिंग पढ़ने वाले हैं। देखिए, इंटरनेशनल टैक्सेशन किस टाइप के ट्रांजैक्शंस के साथ डील करता है, जहां पर कोई ना कोई इंटरनेशनल मतलब दूसरी कंट्री का रोल आ रहा हो, या तो असेसी वहां का हो दूसरी कंट्री का, या फिर यहीं का कोई पर्सन दूसरी कंट्री में जाकर के इनकम अर्न करके ला रहा हो। ऐसा कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है जिसमें किसी दूसरे देश का रोल है, अदर कंट्री का रोल है, देन जो है वहां पर डीटी डबल ए डबल टैक्सेशन की या ट्रांसफर प्राइसिंग की बात जो है निकल करके आती है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं अपन डबल टैक्सेशन। देखिए होता क्या है कि दुनिया में अलग अलग टाइप से जो है डबल टैक्सेशन होते हैं। अलग अलग टाइप से टैक्सेस जो है वो लगाए जाते हैं। मेनली डबल टैक्सेशन जो है वो दो टाइप के होते हैं बेटा, जो आपको यहाँ पर आपके सामने दिख रहे होंगे। एक होता है इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन, और एक होता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। जब हमारी इनकम सेम कंट्री में दो बार टैक्स हो रही हो, इंडिया के अंदर ही एक बार टैक्स लग चुका है, उसी इनकम पर फिर से टैक्स लग रहा हो, अगर इस तरीके से डबल टैक्सेशन लगता है तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक डबल टैक्सेशन। और वहीं ऑन दी अदर हैंड, जब सेम इनकम दो अलग अलग कंट्री में टैक्सेबल हो रही हो, पहले यूएस में भी टैक्स लग गया, देन इंडिया में भी टैक्स लग रहा है, इस टाइप के डबल टैक्सेशन को बोला जाता है जुरिस्डिक्शनल डबल टैक्सेशन। अब होता क्या है कि काफी सारे लोग, मान लीजिए मैं यहाँ से यूएस में कोई क्लास लेने गया, वहां पर मैंने क्लास ली, मैंने इनकम कमाई, वहां पर भी टैक्स लग गया, अब इंडिया में आ रहा हूँ फिर से इंडिया में टैक्स लग रहा है, ये डबल टैक्सेशन हो जाते हैं। तो इन डबल टैक्सेशंस को रोकने के लिए क्या करते हैं, दो देश आपस में बैठते हैं और आपस में बैठ करके वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, डीटी डबल ए। अब ये डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट बनाएंगे तो क्या सर इनके कोई फॉर्मेट फिक्स्ड है? डीटी डबल ए बनाते टाइम क्या कोई फॉर्मेट फॉलो किया जाता है? आंसर इज यस। यहाँ पर मेनली तीन फॉर्मेट्स जो है वो फॉलो किए जाते हैं। पहला फॉर्मेट अपन देखें तो वो है ओईसीडी फॉर्मेट। ठीक है, ओईसीडी फॉर्मेट कब फॉलो किया जाता है? जब दो डेवलप्ड कंट्री आपस में बैठ करके डीटी डबल ए बना रही है, तो कौन सा फॉर्मेट फॉलो करेंगे? वो ओईसीडी फॉर्मेट फॉलो करेंगे। वहीं एक होता है यूके फॉर्मेट, जब एक डेवलप्ड और एक डेवलपिंग इस तरीके से दो कंट्री मिलकर के एग्रीमेंट बना रहे हैं, तो वो कौन सा फॉलो करेंगे? वो यूके फॉर्मेट फॉलो करेंगे। और कोई भी कंट्री, यूएस बोलता है कि हम दुनिया के राजा है, हमारे साथ कोई भी एग्रीमेंट करेगा तो हमारा फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। तो कोई भी कंट्री अगर यूएस के साथ में एग्रीमेंट कर रही है तो दे नीड टू फॉलो यूएस फॉर्मेट, उनको यूएस फॉर्मेट फॉलो करना पड़ेगा। सर ओईसीडी का मतलब क्या है? क्योंकि ओईसीडी यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। ठीक है, तो ओईसीडी स्टैंड्स फॉर, ये छोटा सा एक एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब देखते हैं कि जो रिलीफ दी जाती है। अब ये डबल टैक्सेशन जो हो गया है, जैसे मान लो यहाँ पर एक व्यक्ति की कहानी देखते हैं। रामू नामक एक व्यक्ति है, ठीक है, वो इंडिया का रेसिडेंट है। इंडिया का रेसिडेंट है, इंडिया में इनकम कमाएगा, इंडिया टैक्स लेगी।
और इंडिया के बाहर कमाएगा तो भी टैक्स लेगी, क्योंकि रेसिडेंट की तो वर्ल्ड वाइड इनकम पर टैक्स लगता है। भाई इंडिया उससे, आप यूएस में इनकम जाकर के कमा रहे हो, आज मैं यूएस में जाकर के कुछ कमाऊंगा तो भी इंडिया मुझसे टैक्स लेगा। क्यों लेगा, क्या रीजन है? क्योंकि मैं रेसिडेंट हूं। ठीक है। तो जो इंडिया दुनिया में टैक्स लगता है, नॉट ओनली इन इंडिया, दो बेस पे लगता है। एक तो रेसिडेंस बेसिस पर टैक्स लगता है और एक सोर्स बेसिस पर टैक्स लगता है। अगर मैं आज यूएस में जाकर के कोई इनकम कमाता हूं तो यूएस भी मुझसे टैक्स लेगा और इंडिया भी मुझसे टैक्स लेगा। सर यूएस क्यों टैक्स ले रहा है, आप तो वहां के रेसिडेंट ही नहीं हो। यूएस जो टैक्स ले रहा है वो सोर्स बेसिस पर टैक्स ले रहा है कि तुम्हारी इनकम अक्रूड यूएस में हो रही है, तुम कमा यहां से रहे हो इस वजह से। और इंडिया मुझसे वापस आकर के टैक्स क्यों ले रहा है, क्योंकि मैं इंडिया का रेसिडेंट हूं। तो होता क्या है कि दूसरे देश सोर्स बेसिस पर टैक्स ले लेते हैं, वहां जाके कमाते हैं, और फिर इंडिया में आते तो फिर से हमसे टैक्स ले लिया जाता है। तो ये डबल टैक्सेशन हो जाता है। ऐसा ही सेम वहां के लोगों के साथ भी होता है, जब वो यहाँ आएंगे तो इंडिया टैक्स ले लेगा, वहां जाएंगे तो यूएस फिर से टैक्स ले लेगा। अब इस चीज को खत्म करने के लिए और इस चीज को अवॉइड करने के लिए ही क्या बनाए जाते हैं, डीटीडबलए, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। अब जो इस चीजों को खत्म करने के लिए डीटीडबलए में क्या दी जाती है, रिलीफ्स दी जाती है कि आपका डबल टैक्स जो लग रहा है वो कम हो जाए। रिलीफ दो सेक्शन में दी जाएगी, एक होता है सेक्शन 90 और एक होता है सेक्शन 91। जब दो देशों के बीच में डीटीडबलए एग्जिस्ट करता है, मान लो इंडिया और यूएस के बीच में डीटीडबलए एग्जिस्ट कर रहा है, तो सेक्शन 90 के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जम्पशन दी जाएगी। और जब दो देशों के बीच में कोई डीटीडबलए नहीं होता है तो सेक्शन 91 के अकॉर्डिंग एग्जम्पशन दी जाती है। एग्जाम्स में ज्यादा फ्रीक्वेंसी अभी तक सेक्शन 91 की रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही आएगा, कभी भी कोई सा भी आ सकता है। तो पहली बात अपन करते हैं सर, यहां पर देखिए ये बात है, जब व्हेन देयर इज डीटीडबलए, जब डीटीडबलए एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ऊपर अपन ने रामू का एग्जांपल लिया, यूएस गया कमाने, यूएस भी टैक्स ले रहा है सोर्स बेसिस पर, इंडिया में आया, इंडिया भी टैक्स ले रहा है रेसिडेंस बेसिस पर। अब क्या करें सर, इसको एग्जम्पशन दी जाएगी। एग्जम्पशन देने के अगर हम बात करें, डीटीडबलए एग्जिस्ट करता है तो दो मेथड होते हैं, एक होता है टैक्स एग्जम्पशन मेथड और एक होता है टैक्स क्रेडिट मेथड। टैक्स एग्जम्पशन मेथड और टैक्स क्रेडिट मेथड में क्या फर्क है? टैक्स एग्जम्पशन मेथड क्या बोलता है कि तुमने जितना भी फॉरेन में इनकम कमाई होगी ना, उस पर हम टैक्स ही नहीं लेंगे, एग्जम्प्ट कर देंगे यहाँ पर। लेकिन प्रैक्टिकल तरीका थोड़ा अलग है, उस पर बात करेंगे। और वहीं टैक्स क्रेडिट मेथड क्या बोलता है कि हम नॉर्मली तुम्हारी पूरी इनकम पर टैक्स लगाएंगे, देन जो तुम टैक्स यूएस में अदर कंट्री में पे करके आए उसका क्या दे देंगे, क्रेडिट दे देंगे। लेट्स से कि आपका टोटल टैक्स बन रहा है 1 लाख का और यूएस में आप पे करके आए हो 20,000, तो बोल रहे 20,000 का क्रेडिट दे देंगे, बाकी का 80,000 तुमको पे करना पड़ेगा। अब ये प्रैक्टिकली कैसे होते हैं, इन पर बात करते हैं। पहला बात करते हैं टैक्स एग्जम्पशन मेथड। आखिर सर ये प्रैक्टिकली कैसे होता है टैक्स एग्जम्पशन मेथड, इस पर बात करेंगे। देखिए, तो टैक्स एग्जम्पशन मेथड के थ्रू आपको एग्जम्पशन और टैक्स पेबल निकालना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए, इस मेथड के अंदर क्या होता है, अभी अभी साफ साफ बोला गया कि ओनली एक कंट्री में ही टैक्स लगेगा और दूसरी कंट्री में इनकम क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। तो हमको इसको एक बार पढ़ने से तो ऐसा लगता है, मान लो सर किसी ने 10 लाख की इनकम कमाई, 5 लाख की इनकम कहां पर है, इंडिया में, और 5 लाख की इनकम कहां पर है, यूएस में। तो इस मेथड के अकॉर्डिंग हमको पढ़ के ऐसा लगता है कि सर इंडिया वाली इनकम पर टैक्स लगा लो और फॉरेन वाली इनकम को छोड़ दो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, जो अपन सोचते हैं वैसा नहीं होता है। यहां पर क्या तरीका बताया गया है सर फिर, कि हमको करना क्या होगा टैक्स एग्जम्पशन मेथड के अंदर। टैक्स एग्जम्पशन मेथड के अंदर हमको क्या करना होगा, तो यहाँ पर मैंने आपको कुछ सिंपल सी स्टेप बताई थी रेगुलर क्लास में भी। यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, इस मेथड के अकॉर्डिंग अगर एग्जम्पशन निकालनी है तो आप क्या करो, असेसी की टोटल इनकम ले लो। जैसे मान लो रामू ने 5 लाख रुपए इंडिया में कमाए और 5 लाख रुपए यूएस में कमाए, 5 + 5 10 लाख रुपीज ले लो, ठीक है। 10 लाख रुपए पर आप क्या निकाल लो, टैक्स निकाल लो, ठीक है। 10 लाख पर टैक्स निकाल लिया। अब क्या करो कि इस 10 लाख पर टैक्स निकालने के बाद में, लेट से 10 लाख पर टैक्स बन रहा है हमारा 1,12,500 का, तो नॉर्मल, इस पे 4% एड ऑन करना, कितना आता है, 4% एड ऑन करो, इस पर कितना आता है, 1,17,000 का टैक्स बन रहा है उसका। ठीक है, कितने पर बन रहा है, 10 लाख पर। टैक्स रेट निकालो, कितनी आती है, इफेक्टिव 11 पॉइंट।
अब क्या करेंगे, जो इंडियन इनकम है ना वही लेंगे और उसके ऊपर इस रेट से टैक्स लगा देंगे, बस दैट्स इट। कितना आ रहा है देखो, 58,500। तो देखो लॉजिक क्या बना, टैक्स एग्जम्पशन मेथड के थ्रू अगर हमको एग्जम्पशन देनी है, टैक्स निकालना है, तो एक बार तो फॉरेन इनकम को टोटल इनकम में जोड़ना पड़ेगा। क्यों जोड़ना पड़ेगा भाई, क्या कारण है जो हमको जोड़ना पड़ेगा? अगर हम इसको नहीं जोड़ते तो एसएससी की इनकम ओनली 5 लाख ही होती, और 5 लाख पे टेक्निकली देखो तो रिबेट वगैरह देके कोई टैक्स ही नहीं बनता, तो फिर तो नुकसान हो जाता। तो इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि एक बार तो हम तुम्हारी इनकम टोटल इनकम में जोड़ देंगे, जिससे तुम हायर स्लैब में चले जाओ, फिर तुम्हारी इफेक्टिव टैक्स रेट निकाल लेंगे, फिर उस टैक्स रेट से टैक्स हम इंडियन इनकम पर ही लगाएंगे। ठीक है, तो इंडियन इनकम लेंगे और फिर उस इफेक्टिव टैक्स रेट से हम तुम्हारे ऊपर टैक्स लगा देंगे। तो एक तरीके से ये हो गया कि जो आपकी इफेक्टिव टैक्स रेट आती पूरे 10 लाख पर, टैक्स रेट वही लगेगी, ठीक है, लेकिन वो लगेगी कितने पर, ओनली इंडियन इनकम पर ही लगेगी। तो वो ये बोल रहे कि हम तुम्हारी इनकम एग्जम्प्ट कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं कर सकते, पूरी करेंगे तो सरकार बेवकूफ कहलाएगी, बोलेगी देखो 5 पर तो इन्होंने लिया ही नहीं, सीधा सीधा छोड़ दिया, बोला 5 पर तो लगा ही नहीं, और बाकी 5 के ऊपर अगर तुम टैक्स निकालोगे तो टैक्स रेट कम होती है, टैक्स और कम बनेगा उल्टा। तो सरकार ने क्या बोला, एक बार तो हम फॉरेन की इनकम को शामिल करेंगे, टैक्स रेट निकालेंगे जो कि थोड़ी ज्यादा आएगी, फिर हम जो है लगाएंगे किसको, किसके ऊपर, उसको ओनली इंडियन इनकम पर ही लगाएंगे। ठीक है, ये पहला मेथड हो गया हमारा। टैक्स क्रेडिट मेथड के अंदर क्या होता है देखो बेटा, टैक्स क्रेडिट मेथड में आपको सिंपल सा बता देता हूं, उसमें भी आपको क्या करना है, लेट्स से कि यहां पर रामू जिसका एग्जाम्पल अपन लेकर के चल रहे हैं, उसके इंडिया में 5 लाख की इनकम है और फॉरेन में भी 5 लाख, और फॉरेन में उसने टैक्स दिया लेट्स से 20%, 5 लाख का 20%, ठीक है, उसने टैक्स दे दिया कितना, 1 लाख रुपए का। तो यहां पर टैक्स क्रेडिट मेथड क्या बोलता है कि तुम एक काम करो, इंडियन इनकम लो और फॉरेन इनकम लो, ठीक है सर, इंडियन प्लस फॉरेन इनकम को टोटल करके टैक्स निकाल दो, ठीक है, इंडियन इनकम को भी जोड़ लो और फॉरेन इनकम को भी जोड़ लो और टैक्स निकाल दो। बोला ठीक है सर, टैक्स निकाल लिया आपने, ठीक है, टैक्स वॉट एवर जो भी आया, उसमें से तुम क्या करो कि फॉरेन में जो टैक्स तुमने दिया है, कितना दिया है, 5 लाख का 20%, 1 लाख, वो लेस कर दो, बाकी टैक्स भरना है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ सर, दोनों के अंदर फर्क क्या है बताओ? इसमें ओनली इंडियन इनकम लेते हैं और उस पर वो इफेक्टिव रेट से टैक्स लगा देते हैं। उधर क्या बोला कि तुमको इंडियन फॉरेन दोनों लेनी है, पूरा टैक्स निकालना है, फिर जो टैक्स आया उसमें से फॉरेन में जो पे करा है वो रिड्यूस कर देना है, बाकी टैक्स तुमको देना है। तो इन दोनों में ये फर्क है। टैक्स एग्जम्पशन मेथड में इफेक्टिव टैक्स रेट निकालते दोनों इनकम लेके, फिर वो इफेक्टिव टैक्स रेट ओनली इंडियन इनकम पर लगाते हैं। टैक्स क्रेडिट मेथड में दोनों इनकम को लेकर के टैक्स निकालते हैं, देन जो फॉरेन में पे करके आए हो उसको रिड्यूस कर देते हैं। ये दोनों के अंदर फर्क है, टैक्स एग्जम्पशन और टैक्स क्रेडिट मेथड। ये टैक्स एग्जम्पशन और क्रेडिट मेथड कब लगेंगे, जब डीटी डबल ए हो, ठीक है। इन दोनों के क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक में डाल रखे हैं मैंने, तो वहां से आप इन दोनों के प्रैक्टिस कर लेना। और डीटी डबल ए के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी है। ट्रांसफर प्राइसिंग में तो हमारे स्टडी मटेरियल में काफी इनफ क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बैंक में जो अपने क्वेश्चन है वो आपको ट्रांसफर प्राइसिंग में मॉड्यूल से स्टडी मटीरियल से मिलेंगे, क्योंकि जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमारी स्टडी मटीरियल में है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए। बाकी जहां पर बाकी सारे चैप्टर में तो है ही नहीं, काफी सारे आप देखो, और कुछ चैप्टर तो मॉड्यूल में ही नहीं है, ढूंढोगे तो। आप अगर सीएमए इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल उठा करके देखते हो तो जितने चैप्टर अपन टोटल पढ़ते हैं क्लास में, उसके 40% चैप्टर का नाम तक नहीं है, जबकि वो आते हैं एग्जाम में। वो नाम क्यों नहीं है, वो इंटर से रिलेट करते हैं, तो उनका सोचना है तुम तो इंटर में पढ़ के आ गए हो, इस वजह से उनका नाम नहीं है। चलिए, अब ये बात तो हो गई दोनों रिलीफ की। ये कब अपनाई जाती है, जब दोनों देशों के बीच में क्या हो रखा हो, डीटी डबल ए हो रखा हो। अगर दोनों देशों के बीच में डीटी डबल ए एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर क्या किया जाएगा? अगर डीटी डबल ए एग्जिस्ट नहीं करता है तो फिर जो है यूनिलेटरल, एक पक्षीय, यूनिलेटरल का मतलब क्या होता है, एक पक्षीय। बायलेटरल का मतलब क्या होता है, द्विपक्षीय, दोनों पक्ष जो है। अब यूनिलेटरल रिलीफ दी जाती है अगर दोनों देशों के बीच में एग्रीमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा हो। जब यूनिलेटरल रिलीफ कौन देगा सर?
मान लो रामू जो है अपना यूएस में इनकम कमा के आया 5 लाख की, इंडिया में भी 5 लाख की इनकम है, ठीक है, कौन देगा? रेसिडेंस कंट्री देती है, ठीक है। सोर्स कंट्री अपना पूरा टैक्स ले लेगी, यूएस उस 5 लाख पे पूरा टैक्स ले लेगा, तो सर जो इसको रिलीफ वगैरह देगा वो कौन देगा? इंडिया देगा। रिलीफ वगैरह जो है इंडिया के अंदर दी जाएगी, ना कि फॉरेन में दी जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। यस, यूनिलेटरल मतलब एक पक्षीय रिलीफ होती है। अब यूनिलेटरल रिलीफ कैसे दी जाती है उसका सवाल आता है। देखिए होता क्या है कि यहां पर भी आपको वही सेम काम करना है। क्या सेम काम करना है सर? इंडियन इनकम लेनी है, फॉरेन इनकम लेनी है, दोनों इनकम लेनी है, 5+5 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि 10 लाख के ऊपर पूरा टैक्स निकाल लेना है, तड़का वगैरह लगा के, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस वगैरह सब कुछ निकाल ली इनकम। अब ये इनकम निकालने के बाद में उसमें से रिलीफ मिलेगी अंडर सेक्शन 91। 91 की रिलीफ कैसे निकलती है? आपको क्या करना होगा कि लेट से के फॉरेन के अंदर वो 10% का टैक्स दे करके आया है, ठीक है। आपको इंडियन टैक्स रेट और फॉरेन टैक्स रेट में से लोअर लेनी है। फॉरेन की 10% है मैंने बता दिया, इंडियन की निकालनी पड़ेगी, निकाल लो। 10 लाख पे टैक्स कितना बनता है? 1,17,000 का। निकालो क्या बन रही है टैक्स रेट? 11.7 आई थिंक, अभी निकाली थी। दोनों में से जो भी लोअर हो वो ले लो, ठीक है। दोनों में से जो भी लोअर हो, और उतने रुपए की रिलीफ दे दो किसके ऊपर? डबली टैक्स्ड इनकम के ऊपर। जिस इनकम पर डबल टैक्सेशन लगा है उसके ऊपर इतने रुपए की रिलीफ दे दो। देखो पहले वो देख लेते हैं, फिर अपन बात करेंगे वापस से प्रैक्टिकल। यहां पर देखो, सबसे पहले तो क्या करना है, टोटल इनकम लेनी है, इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम को इंक्लूड करके, ठीक है। टोटल इनकम ले ली रामू की, 5+5 10 लाख रुपीज, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, टैक्स पेबल निकाल लेना है सर। टैक्स निकाल लिया हमने, 1,17,000 आएगा, ठीक है। नाउ कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ टैक्स। इंडिया की टैक्स रेट निकालनी है, टैक्स पेबल डिवाइड बाय टोटल इनकम, ठीक है। टैक्स पेबल 1,17,000 डिवाइड बाय टोटल इनकम 10 लाख आ रही है, 11.7% इंडिया की टैक्स रेट आ गई, ठीक है। अब इसके बाद में हमको क्या निकालना है, फाइंड आउट द रेट एट विच टैक्स इज पेड इन फॉरेन कंट्री। फॉरेन कंट्री में तुमने जो टैक्स पे करा है वो निकाल लेना है, ठीक है सर, वो भी निकाल ली। अब क्या करना है तुमको, टैक्स रेट निकालनी, एवरेज रेट ऑफ टैक्स या निकाली, फॉरेन कंट्री की पता ही होती है जनरली, आसानी से मिल जाती। इन दोनों में से क्या लेनी है, लोअर, ठीक है सर, लोअर ले ली। 10 और 11.7 दोनों में से लोअर क्या आ रही है हमारे, 10%। 10% से टैक्स लगाना है हमको, ठीक है, रिलीफ देनी है उसके ऊपर। फॉरेन इनकम जो भी है 5 लाख रुपीज, डबल टैक्स्ड इनकम। आपको डबल टैक्स्ड इनकम वर्ड ज्यादा ध्यान रखो, ठीक है। डबल टैक्स इनकम में से आपको क्या करना है, उस लोअर रेट से मल्टीप्लाई कर देना 10%। 5 लाख का 10% कितना आ गया, 50,000। तो जो अपना एक्चुअल में टैक्स बन रहा है 1,17,000, टोटल वही बन रहा है ना जोड़कर, उसमें से ये 10% मतलब 50,000 रुपीज जो है लेस हो जाएंगे, बाकी टैक्स हमको भरना पड़ जाएगा। अच्छा, आप काफी बार यहाँ पर क्या होता है, कुछ डिडक्शंस भी आते हैं, बीच में डिडक्शन दे दिए जाते हैं, तब आपको कंफ्यूजन होता है। अब मान लो रामू की यही इनकम जो 5 लाख रुपए है, ये जो 5 लाख रुपए की इनकम है ये रॉयल्टी की इनकम है, बुक लिखी थी उसने, रॉयल्टी की इनकम थी। अब रॉयल्टी के ऊपर 80 QQB में डिडक्शन मिलती है 3 लाख रुपए की। तो अब यहां पर देखो क्या होता कि 5 लाख रुपए क्या होती, 5 लाख रुपए उसकी फॉरेन इनकम, और 5 लाख में से 3 लाख का अभी डिडक्शन देंगे, ठीक है, वो बाद में बात करते हैं। 5+5 10 लाख हो गई ग्रॉस टोटल इनकम, उसमें से डिडक्शन मिलता है उसको 80 QQB में 3 लाख का, तो इनकम कितनी रह जाती, 7 लाख। 7 लाख के ऊपर क्या निकाल लेते अपन, टैक्स निकाल लेते और तड़का लगा देते हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का। सब कुछ कर लिया हमने, ठीक है, टैक्स वगैरह निकाल लिया, तड़का लगा दिया। अब उसमें से रिलीफ देनी है 91 की। रिलीफ देने के लिए हमको क्या चाहिए होता है सर, एक तो इंडियन टैक्स रेट, वो तो नॉर्मली 7 लाख पे जो भी टैक्स बना, 7 लाख पे निकालो कितना बनेगा, 12,500। 5 लाख पर उसके ऊपर 2 लाख का 20% कर लो, 40,000, 50,000, 52,500, उस पर 4% ऐड कर दो, ठीक है। 54,600 डिवाइड बाय 7 लाख इंटू 100, 7.8%। और वहीं फॉरेन में 5 लाख की थी, तो सर 5 लाख पे उसका टैक्स कितना बना होगा, टैक्स कितना दिया, लेट से उसने टैक्स दिया 20,000 का, 20,000 का टैक्स लगा। अब सर हमको फॉरेन टैक्स रेट कैसे निकालनी है, तुम क्या करोगे, 20,000 डिवाइड बाय 5 लाख इंटू 100 ऐसा करोगे, गलत हो गया। गलत क्यों है सर, अरे उसको डिडक्शन भी तो मिला है,
सर वो डिडक्शन तो इंडियन इनकम से मिला होगा ना? नहीं। कैसे सर? वो जो डिडक्शन की हम बात कर रहे हैं वो मिलता ही रॉयल्टी इनकम में से। तो रॉयल्टी इनकम में से मिल रहा है, इसका मतलब वो फॉरेन वाली इनकम में से डिडक्शन मिल गया। तो जो 5 लाख की फॉरेन इनकम थी, क्या पूरे 5 लाख पर इंडिया ने टैक्स लिया है क्या? रिलीफ ओनली किस में से मिलेगी? डबल टैक्स इनकम से। रामू ने फॉरेन से कमाए थे 5 लाख, लेकिन 3 लाख की डिडक्शन भी तो मिल गई। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। तो पहली बात तो सर ये है कि टैक्स रेट कैसे निकालेंगे? टैक्स रेट जो है वो सवाल आता है कि सर हम क्या करेंगे टैक्स रेट, क्या हम 20,000 डिवाइड बाय 5 लाख करें या हम 20,000 डिवाइड बाय 2 लाख करें, ये सवाल आता है। तो मैं बता दूं आपको, वो 5 लाख पे ही लेनी है टैक्स रेट। तो 20,000 डिवाइड बाय 5 लाख ही करना है। काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि 5 लाख करे या वो वाला करे, तो 5 लाख करना है। इसका मतलब 20,000 डिवाइड बाय 5 लाख करोगे तो वही सेम जो आप सोच रहे थे वही करना है, इसमें एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना होता। कितना परसेंट आ रहा है? कितनी परसेंट टैक्स रेट आ गई? 4% टैक्स रेट आ गई। अब 91 में रिलीफ देनी है डबल टैक्स इनकम इनटू लोअर रेट। लोअर 4% ही है। डबल टैक्स इनकम कितनी ले सर? ओनली 2 लाख लेनी है। ठीक है, क्योंकि 3 लाख का तो डिडक्शन मिल गया, उस पर तो इंडियन टैक्स नहीं लिया। तो 2 लाख का 4% करना होगा। 8,000 रुपीज की क्या मिल जाएगी तुमको? रिलीफ मिल जाएगी, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो यहां पर अपना dt डबल ए का पार्ट जो है पूरा हो गया, बड़ा ही छोटा सा dt डबल ए था। अब जो अपना आगे आता है वो है ट्रांसफर प्राइसिंग। और ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चंस जो है वो बहुत ज्यादा बनते हैं। मतलब एग्जाम के अंदर 10 15 20 नंबर तक भी जो है ये चैप्टर आया हुआ है। ट्रांसफर प्राइसिंग आखिर है क्या, क्यों पढ़ना पड़ता है? एक कॉस्टिंग में भी ट्रांसफर प्राइसिंग होता है, वो अलग है और ये अलग है। पहली बात तो काफी लोग समझते हैं दोनों सेम चैप्टर है सर, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल ही अलग है दोनों आपस में। अब ट्रांसफर प्राइसिंग देखो होता कैसे है। मान लो ये HUL है इंडिया की, और ये DUL है दुबई की। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, दुबई यूनिलीवर लिमिटेड। अब क्या करा, HUL और दुबई यूनिलीवर लिमिटेड आपस में क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। ठीक है, तो होता क्या है कि अब यहां पर देखो ये टैक्स रेट इंडिया में कितनी दे रही है? HUL 30%, वहीं दुबई में मान लो टैक्स रेट कितनी है? 5%। तो अब ये लोग तो दोनों आपस में एसोसिएट है, भाई बहन है, बोलेंगे यार एक काम कर यार, मेरी जो भी इनकम है मैं किसी ना किसी तरीके से तुझे ट्रांसफर कर दूं, और तू टैक्स दे दे, 5% ही लगेगा, 25% अपने घर में बच जाएगा। ऐसा ये सोचते हैं। तो होता क्या है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जनरली क्या करते हैं, अपनी इनकम्स को इंडिया से शिफ्ट करके फॉरेन में दिखाना चाहते हैं, और ताकि उनका टैक्स क्या बन जाए? कम बन जाए। तो ये इंडिया से जब पैसा दूसरी जगह दिखाएंगे तो इंडिया को तो टैक्स का नुकसान हो रहा है सीधा सीधा, इंडिया को कुछ भी टैक्स नहीं आ रहा है। तो क्या करें, इन चीजों पर कंट्रोल करने के लिए ही ट्रांसफर प्राइसिंग बनाए गए। ये कैसे अपनी इनकम्स को कम करते हैं? काफी सारे तरीके हैं। मेन जो 2 तरीके हैं वो क्या है? या तो अपनी एसोसिएट को सेल करेंगे कम रेट में, 100 रुपए की चीज 10 रुपए में ही शेयर सेल कर दी, तो ऑब्वियस सी बात है तुमको लॉस हो गया। ठीक है, जब लॉस बताओगे और बोलोगे इसका तो खर्चा, ये तो खर्चा डेबिट कर लेगी, ऊपर से इसके पास में वो पैसा पहुंच गया, इनकम पहुंच गई। ठीक है, वो मटेरियल पहुंच गया। पर या फिर कई बार क्या होता है कि इंडिया की कंपनीज फॉरेन वाली कंपनीज से कुछ परचेज करती है महंगे में, महंगा खरीदेगी तो इसका खर्चा ज्यादा हुआ, तो ये खर्चा पूरा P&L में डेबिट करके प्रॉफिट को कम करेगी, और प्रॉफिट कम होगा तो टैक्स अपने आप कम होगा। तो देखिए 2 मेन तरीके हैं यहां पर। पहला तरीका क्या है कि ये कंपनीज अपनी सेल वैल्यू को कम बताती है एसोसिएट के साथ, या फिर ये लोग क्या करते हैं कि अपनी जो परचेज करी है इन्होंने इन्होंने जो एसोसिएट से परचेज करी उसको ज्यादा रेट पर बताते हैं, ताकि इनका खर्चा बढ़ जाए, और खर्चा बढ़ने से क्या होगा, इनकी प्रॉफिट कम हो जाएंगे और टैक्स कम होंगे। अब इसके लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का जो सेक्शन बना हुआ है, वो जो इसको बोल सकते हैं एक तरीके से मेनली बात करता है कि कब लगेगा, वो है सेक्शन 92, जिसको तुम चार्जिंग सेक्शन बोल सकते हो, कि भाई ट्रांसफर प्राइसिंग का चार्जिंग सेक्शन है। क्या बात करता है देखिए, एनी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज शुड बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस। मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाला हर एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किस पर होना चाहिए? आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए। आर्म्स लेंथ प्राइस मींस एक तरीके से फेयर प्राइस पर होना चाहिए, तुमको कोई भी ऐसा ऊपर नीचे घपला नहीं करना है। ये बात यहां पर बोली गई।
तीन वर्ड यहां से निकल करके आते हैं, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, एसोसिएट एंटरप्राइज और आर्म्स लेंथ प्राइस। ये होते क्या है, इन तीनों के बारे में हमको जानना पड़ेगा। तो अब आगे अपन जानने वाले हैं तीन इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। एसोसिएट एंटरप्राइज को डिफाइन किया गया है सेक्शन 92A में, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन को डिफाइन किया गया है सेक्शन 92B में, आर्म्स लेंथ प्राइस को डिफाइन किया गया है सेक्शन 92C में। तो ये तीन सेक्शंस पहले अपन को पढ़ने पड़ेंगे, देन वी विल बी एबल टू मूव फर्दर, और फिर हम मेथड्स पढ़ेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के कौन से होते हैं। तो ये सिंपल शब्दों में इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में होने वाला ट्रांजैक्शन फेयर प्राइस पर होना। अब मान लो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस की वजह से किसी एसईसी की इनकम कम हो रही है उल्टी, तो क्या कम हो सकती है? बताओ, नहीं हो सकती। कम नहीं हो सकती। अगर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन से इनकम बढ़ रही है एसएसी की तो ठीक है, ठीक है, लेकिन कम हो रही है तो ठीक नहीं है। मतलब ये वही वाला हिसाब है कि हमारा कुत्ता कुत्ता तुम्हारा कुत्ता टॉमी। तो वही सेम वाला हिसाब यहां पर है कि ऐसा ही होगा वरना नहीं होगा। कम नहीं हो सकती, बढ़ जरूर सकती है, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सर एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होती है, और ये एक बहुत ही डिटेल टॉपिक है। एसोसिएट एंटरप्राइज क्या होती है? देखिए, एसोसिएट आप समझोगे कि सर जो बीच में किसी ना किसी तरीके से रिलेट करती हो वही होगी। अब होता क्या है कि दुनिया में इतने सारे दिमाग है, इतनी सारी कंपनीज है, सब अपने अलग अलग दिमाग लगाते हैं कि किसी तरीके से हम एसोसिएट ही ना बने, और एसोसिएट नहीं बनेंगे तो ट्रांसफर प्राइसिंग भी नहीं लगेगी और मजे हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट ने भी लॉ बनाने में दिमाग लगाया, तो उन्होंने बहुत सारे केसेस यहाँ पर कवर करे कि ऐसा है तो भी तुम एसोसिएट हो, ऐसा है तुम तो भी एसोसिएट हो। वो अपन यहाँ पर देखने वाले। देखिए, पहला तो बड़ा सिंपल सा है कि एसोसिएट एंटरप्राइज कौन होंगे? जो एक दूसरे के बिजनेस में, मतलब डिसीजंस में, ठीक है, मैनेजमेंट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, वो आपस में क्या होते हैं? एसोसिएट। लेकिन इसके अलावा भी कई सारे डीम्ड ट्रांजैक्शन है कि अगर ऐसा हो रहा है तो भी एसोसिएट ही माने जाओगे, ठीक है। ये डीम्ड एसोसिएट एंटरप्राइज है, मतलब इनमें से अगर तुम कुछ भी कंडीशन पूरी कर रहे हो, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं बहुत सारी, इफ यू आर फुलफिलिंग एनी कंडीशन फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, तो भी तुम क्या माने जाओगे? एसोसिएट माने जाओगे। पहले कंडीशन ध्यान से समझिएगा, वन एंटरप्राइज होल्ड एटलीस्ट 26% शेयर्स और वोटिंग पावर ऑफ अनदर एंटरप्राइज। मतलब ये एक ए लिमिटेड है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड में 26% या उससे ज्यादा के शेयर्स होल्ड करता है, वोटिंग पावर होल्ड करता है, तो ए और बी आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सा काम, ठीक है। नेक्स्ट देखिए केस क्या बोल रहा है। एनी पर्सन होल्ड्स 26% शेयर्स ऑफ ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। ईच ऑफ सच एंटरप्राइज का मतलब क्या? देखो, ये दो कंपनी है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड, और एक ये रामू है। रामू ए के अंदर 30% होल्ड करता है, दोनों एसोसिएट है। बी लिमिटेड में 30% होल्ड करता है, तो रामू और बी एसोसिएट है। इसी के साथ साथ बोला ए और बी भी क्या है? एसोसिएट होगी। ए और बी भी आपस में क्या होगी? एसोसिएट। तो यदि एक ही व्यक्ति किन्हीं दो एंटरप्राइज की 26% या उससे ज्यादा की होल्डिंग करके रख रहा है, तो वो व्यक्ति और वो एंटरप्राइज तो एसोसिएट है ही, वो दोनों एंटरप्राइज भी आपस में क्या होंगे? एसोसिएट। दो नहीं या पांच भी हो सकते हैं, पांच की होल्ड कर रहा है तो पांचों आपस में क्या होंगे? एसोसिएट होंगे। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है, वन एंटरप्राइज अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है, या फिर एक या एक से ज्यादा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर रहा है, तो भी वो आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। पहले पॉइंट तो क्या बोला? आधे से ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को, नॉर्मल डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट कर रहे हो, और इवन एक भी एग्जीक्यूटिव को अपॉइंट कर रहे हो, तो आप आपस में क्या बन जाओगे? एसोसिएट। जैसे एक एग्जांपल समझो, ए लिमिटेड एक कंपनी है और बी लिमिटेड कंपनी है। बी लिमिटेड में टोटल डायरेक्टर 11 है, इन 11 में से 6 डायरेक्टर ए लिमिटेड ने अपॉइंट करे, मोर देन हाफ, तो फिर ए और बी आपस में क्या हो जाएगी? एसोसिएट। अब मान लीजिए यहां पर 11 डायरेक्टर में से 2 एग्जीक्यूटिव है और एक ए ने अपॉइंट करा है सिर्फ, बताओ होंगे कि नहीं? तो भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि एग्जीक्यूटिव तो अगर एक भी अपॉइंट करते हो तो भी आपको क्या माना जाएगा? एसोसिएट माना जाएगा।
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एनी पर्सन अपॉइंट्स मोर देन हाफ ऑफ द बीओडी और वन और मोर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ईच ऑफ सच एंटरप्राइज। ऊपर सेम पॉइंट आया था ना, ईच ऑफ सच एंटरप्राइज, वैसा का वैसा ही देखो। ये एक व्यक्ति अपना रामू ए लिमिटेड में टोटल 12 डायरेक्टर है, 7 इसने अपॉइंट कर रखे हैं। बी लिमिटेड में टोटल 10 डायरेक्टर है और इसने कितने अपॉइंट कर रखे बताया नहीं, 6 अपॉइंट कर रखे हैं मान लो, या एक एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रखा है, ठीक है। तो अब रामू और ए एसोसिएट है, रामू और बी एसोसिएट है, और कौन बनेगा बताओ? ए और बी भी आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट बन जाएंगे, ठीक है सर। यही बड़ा सिंपल सा पॉइंट था, इसके नीचे थोड़ी ना कुछ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। और कौन सा केस है देखो। वन एंटरप्राइज गारंटीज एटलीस्ट 10%, किसका 10% और किसकी गारंटी? ऑफ द टोटल बोरोविंग ऑफ द अदर एंटरप्राइज। मतलब एग्जांपल से समझते हैं। ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है, ठीक है। बी लिमिटेड ने टोटल 100 करोड़ रुपए के लोन ले रखे हैं। इस 100 करोड़ के लोन में अब लोन लेना हो तो गारंटर लाना पड़ता है। तो हुआ क्या कि ए लिमिटेड ने इसके 20 करोड़ की लोन की गारंटी दे रखी है, मतलब टोटल लोन का 20%। प्रोविजन क्या बोल रहा है कि एक एंटरप्राइज अगर दूसरे एंटरप्राइज की टोटल लोन का 10% या उससे ज्यादा गारंटी देता है तो वो आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। तो ए और बी यहां पर क्या बन जाएंगे? एसोसिएट। बड़ा सिंपल सा पॉइंट था। चलिए लेट्स मूव फर्दर। ए लिमिटेड a loan given by one enterprise to another enterprise। एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरे को लोन दिया है। constitute at least 51% of the book value of the total asset of another enterprise। मतलब क्या है, ध्यान से समझो आप। बी लिमिटेड की टोटल असेट है 100 करोड़ रुपए की, ठीक है। ए लिमिटेड ने ही बी लिमिटेड को लोन दे रखा है 60 करोड़ का। तो आप ये देखें तो इसकी टोटल असेट 100 करोड़ की है, जिसमें से 60 करोड़ का लोन ए लिमिटेड से ले रखा है। इनडायरेक्टली देखे तो ए लिमिटेड ने लगा रखे 60 करोड़ रुपए तो इसके बिजनेस में, तो 60% पार्ट ए लिमिटेड ने लगा रखा है। क्या बोलता है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की टोटल असेट के 51% या उससे ज्यादा लोन दे रखा है तो वो दोनों एंटरप्राइज आपस में क्या बन जाएगी? एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएगी। तो यहां पर ध्यान रखना, टोटल असेट और उन टोटल असेट में से कितना लोन आपकी अदर एंटरप्राइज ने दे रखा है। अगर यह 51% को क्रॉस कर रहा है तो ही यहां पर कवर होगा। नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहा है। द बिजनेस ऑफ वन एंटरप्राइज इज होली डिपेंडेंट ऑन द नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट एक्सेट्रा ऑफ अदर एंटरप्राइज। मतलब एक एंटरप्राइज चलेगा ही तब जब दूसरा उसको अपनी टेक्नोलॉजी दे। जैसे कोको कोला इंडिया है, वो कब चलेगी? जब कोको कोला यूएस उसको फॉर्मूला बताएगी कि बनाना ही कैसे है चीज, तभी तो चलेगी, वरना चल ही नहीं पाएगी। इसका मतलब कोको कोला इंडिया पूरी तरीके से डिपेंड करती है कोको कोला यूएस के नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट पर। अब आपस में दोनों क्या हो गए? एसोसिएट हो गए आपस में। यही बात यहां पर बोली गई है। नेक्स्ट देखिए, बताओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है पढ़ के। सिर्फ मटेरियल खरीदना ही इनफ है? हम्म 90% और मोर रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय वन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को जितना मटेरियल चाहिए उसका 90% या उससे ज्यादा इज सप्लाइड बाय अदर एंटरप्राइज, दूसरा देता है उसको। एंड द प्राइस एंड अदर कंडीशंस रिलेटिंग टू द सप्लाई आर इन्फ्लुएंस्ड बाय सच अदर एंटरप्राइज। मतलब क्या है, जैसे समझो ए लिमिटेड बी लिमिटेड को मटेरियल देता है, ठीक है। अब बी लिमिटेड ने रॉ मटेरियल सप्लाई करा इसको 92 करोड़ रुपीस का। लेट से इसका 100 करोड़ की टोटल परचेज है रॉ मटेरियल की, उसमें से 92 करोड़ रुपीस तो बी ने करे हैं इसको, ठीक है। मतलब ए लिमिटेड खरीदने वाला है, बी लिमिटेड देने वाला है।
इसने टोटल मिला के 100 करोड़ का मटेरियल खरीदा, उसमें से 92 करोड़ तो बी ने दिए, और सारी प्राइस एंड कंडीशन बी ने डिसाइड करी। तो फिर ये दोनों आपस में क्या एसोसिएट? अगर सर ऐसा नहीं होता, दोनों आपस में नेगोशिएट करके टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीमेंट बना के करते हैं, तो ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं होगा। मतलब ये होगा कि कोई दूसरा आपको सामान दे रहा है और इस ट्रांजेक्शन की सारी प्राइस, जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी अगला ही डिसाइड कर रहा है। यू डोंट हैव एनी कंट्रोल। तो उस केस में आप क्या हो? एसोसिएट। अगर आपका इन्फ्लुएंस है प्राइस पर या कोई दूसरी चीजों पर, तो आप जो है आपस में एसोसिएट नहीं होंगे। ये बात यहां पर बोली गई है। एक एंटरप्राइज दूसरे की जरूरत का 90% या उससे ज्यादा जो है वो पूरा कर रही है। नेक्स्ट, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। यहां से क्या है, ये जितने भी केस बन रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके। शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आते हैं। अब पहले 1-1 नंबर के 20 आते थे, अब 2-2 नंबर के 10 हो चुके हैं सेक्शन बी में, और सेक्शन ए में 1-1 नंबर के 20 ही रहे। पहले 1 इंटू 20 1 इंटू 20 था, अब 1 इंटू 20 और 2 इंटू 10 रह गए। ठीक है, तो ये 2 मार्क्स में आराम से क्वेश्चन बन सकता है। देखो अब क्या है, गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज एंड प्राइस और अदर कंडीशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अदर एंटरप्राइज। मतलब क्या है, देखो एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड, दोनों आपस में एसोसिएट है। ए लिमिटेड इसको मटेरियल सप्लाई करती है, बना करके गुड्स बनाती है और किसको बेच देती है? बी को बेच देती है। प्राइस एंड अदर कंडीशन कौन फिक्स करता है? ए लिमिटेड, बेचने वाली कंपनी फिक्स करती है। ठीक है, और ये क्या करती है? बनाती है और किसी को बेचती है? बी को ही बेचती है बना करके। और प्राइस वगैरह सारा कौन फिक्स करती है? ए लिमिटेड ही फिक्स करती है। तो यहां पर क्या बोला? गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय वन एंटरप्राइज आर सोल्ड टू अदर एंटरप्राइज। ठीक है, एक बनाता है दूसरे को बेचता है, और दोनों एसोसिएट है, और ये जो भी बनाता है उसकी प्राइस एंड ऑल कौन फिक्स करता है? खुद ही करता है फिक्स, और देन बेचता है उसको। तो फिर इस केस में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट हो जाएंगे। बड़े सिंपल सिंपल से केस है, मैक्सिमम एग्जाम में केस आएगा तो एसोसिएट ही बन रहा होगा घूम फिर के किसी ना किसी जगह पर। तो अब देखो क्या है, वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय सच इंडिविजुअल और हिज रिलेटिव और जॉइंटली बाय इंडिविजुअल एंड रिलेटिव। सेम सी बात हो गई, पहले भी आई हुई। एक ए लिमिटेड है जिसको रामू कंट्रोल करता है, बी लिमिटेड है उसको भी हो सकता है या तो रामू कंट्रोल करे, या रामू का कोई रिलेटिव कंट्रोल करे, या रामू और उसका रिलेटिव मिलके कंट्रोल करे। तो ये भी दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय एचयूएफ एंड अदर एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय मेंबर रिलेटिव और मेंबर और जॉइंटली बाय मेंबर रिलेटिव। मतलब वही सेम सी बात है, पिछले जो जहां पर पहले इंडिविजुअल था वहां पर अब क्या आ गया है? एचयूएफ आ गया है। वही सेम टू सेम बात रामू वाली। इसको मान लो एचयूएफ कंट्रोल करती है, इसको एचयूएफ या एचयूएफ का कोई मेंबर या एचयूएफ का कोई रिलेटिव या वो जॉइंटली मिलकर के कंट्रोल करते हैं। वही सेम टू सेम बात। नेक्स्ट, one enterprise has at least 10% interest in another enterprise being firm AOPPI। अब मान लो होता क्या है, ये दूसरी कंपनी फर्म AOPPI है, मतलब ऑर्गेनाइजेशन है, और एक ये ए लिमिटेड है। ए लिमिटेड क्या करता है? इसके अंदर 10% या उससे ज्यादा की प्रॉफिट शेयरिंग रखता है। कंपनीज के केस में 26% या उससे ज्यादा का शेयर आया था शुरू में। यहाँ क्या बोल रहा है, अगर दूसरा ऑर्गेनाइजेशन कोई फर्म AOPPI है और एक एंटिटी दूसरी के अंदर 10% या उससे ज्यादा की प्रॉफिट शेयरिंग रख रही है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। चलिए अबाउट हम एंड में आ गए इसके। एनी रिलेशनशिप ऑफ म्यूचुअल इंटरेस्ट और मे बी प्रिस्क्राइब्ड। एग्जाम्पल जैसे ज्वाइंट वेंचर में काम, म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक साथ आपका एक ही जगह पर इंटरेस्ट है भाई, तो आप आपस में क्या हो? एसोसिएट। जैसे कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिस पर ए भी काम कर रही है बी भी काम कर रही है मिलके, आपस में क्या बन जाएंगे? एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे, क्योंकि दोनों का म्यूचुअल इंटरेस्ट है इसके अंदर। तो ये अपना था इतने सारे केसेस कि इनमें से अगर कुछ भी पूरा हो रहा हो तो तुम आपस में क्या बन जाते हो? एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाते हो।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन क्या होता है। अभी 92 ये देख लिया, एसोसिएट एंटरप्राइज कब बनोगे। अब अपन बात कर रहे हैं 92 बी की, कब कोई ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बनेगा। सिंपल सी बात है, दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, जिसमें से एक एंटरप्राइज इज नॉन रेसिडेंट। जब दो लोगों के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा हो और एक उसमें से क्या हो, नॉन रेजिडेंट हो, तो वो ट्रांजैक्शन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बन जाता है। देखो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मींस ट्रांजैक्शन बिटवीन टू और मोर associate enterprise and out of which at least one must be नॉन रेजिडेंट, और उनमें से एक क्या है, नॉन रेजिडेंट है, तो ये आपस में क्या बन जाएंगे, एसोसिएट एंटरप्राइज बन जाएंगे। ठीक है सर, सिंपल सी बात है ये तो, कि दो बातें पूरी होनी चाहिए, एसोसिएट एंटरप्राइज और उनमें से एक क्या होना चाहिए, नॉन रेजिडेंट होना चाहिए। अब अगर बात है कि अगर दोनों के दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज नॉन रेजिडेंट है, ठीक है, देन ट्रांसफर प्राइसिंग विल ओनली बी एप्लीकेबल इफ इनकम ऑफ एटलीस्ट वन नॉन रेजिडेंट इज टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। मान लो दोनों ही नॉन रेजिडेंट है, तो लग सकता है क्या ट्रांसफर प्राइसिंग, लग सकता है अगर उनमें से एक की इनकम कहां टैक्सेबल होती हो, इनकम टैक्स एक्ट मतलब इंडिया में टैक्सेबल होती है उन दोनों में से, क्योंकि फिर इंडिया का हित आ गया वहां पर कि भाई इसकी तो टैक्सेबल होती है ना, तो हमको तो देखना पड़ेगा यहाँ पर लग रही है कि नहीं, चाहे वो नॉन रेजिडेंट है बट इसकी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होती है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कैसे हो सकते हैं, सेल, परचेज, सर्विस के, लीजिंग के, इनमें से किसी भी टाइप का जो है ट्रांजैक्शन हो सकता है। ये देखो, ये पॉइंट थोड़ा सा अलग है। ट्रांजैक्शन carried out between enterprise and unrelated person shall be deemed to be international transaction। ट्रांजेक्शन किसके बीच में हो रहा है, एक ए लिमिटेड है उसके और एक थर्ड पर्सन के बीच में। ए और बी रिलेटिव है, दोनों के बीच में नहीं हो रहा, दोनों एसोसिएट है, ए और बी दोनों एसोसिएट है, बट ट्रांजेक्शन ए का किसके साथ हो रहा है, थर्ड पर्सन के साथ। बोल रहे इसको भी हम इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लेंगे, कब, जब ये बात पूरी हो रही हो। देखो, अब प्रायर एग्रीमेंट, आपके बीच में क्या था, एक प्रायर एग्रीमेंट था, किस बात को लेकर के प्रायर एग्रीमेंट था, बिटवीन एसोसिएट एंटरप्राइज एंड अनरिलेटेड पर्सन, टर्म्स ऑफ ट्रांजेक्शन डिटरमाइंड बाय एसोसिएट, दोनों के बीच में। मतलब एक एग्जांपल से समझाता हूं मैं आपको, यहां पर देखो, एक कंपनी है रिलायंस इंडिया, एक कंपनी है रिलायंस यूएस। रिलायंस इंडिया और यूएस आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर रिलायंस इंडिया और एक्स लिमिटेड के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। अब ये थर्ड पर्सन कोई भी हो, रेसिडेंट भी हो सकता है, नॉन रेसिडेंट, इन दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, बट इन दोनों के बीच में जो ट्रांजेक्शन होगा उसका एग्रीमेंट और उसकी टर्म्स एंड कंडीशन इस व्यक्ति की इसके साथ नहीं बल्कि इसके साथ बने थे, इसके साथ पहले से डिसाइड हुई थी। ठीक है, मतलब ये हो गया कि कोई व्यक्ति कोको कोला इंडिया के साथ में ट्रांजेक्शन कर रहा है, बट उस ट्रांजेक्शन का एग्रीमेंट, टर्म्स, कंडीशन उसने किसके साथ बैठ के बनाए थे, कोको कोला यूएस के साथ बैठ के बनाए। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो ट्रांजेक्शन इंडिया वाली कोक और यूएस वाली कोक के बीच में ही हो रहा है और वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होगा। इसी तरीके से रिलायंस इंडिया, रिलायंस यूएस आपस में क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है, थर्ड पर्सन के साथ में रिलायंस इंडिया ट्रांजेक्शन कर रहा है, ठीक है। अब ये ट्रांजेक्शन थर्ड पर्सन के साथ कर रहा है तो इंटरनेशनल में नहीं आना चाहिए और कुछ भी एसोसिएट तो है ही नहीं क्योंकि दोनों। लेकिन फिर भी क्या बोला कि अगर इस ट्रांजेक्शन के लिए प्रायर एग्रीमेंट था बिटवीन रिलायंस यूएस एंड एक्स लिमिटेड रिगार्डिंग दिस ट्रांजेक्शन, दोनों ने मिलकर आपस में पहले से प्रायर में एग्रीमेंट कर रखा था। तो ये बात यहां पर बोली गई है कि इसको भी क्या मान लिया जाएगा, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मान लिया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 92C आता है आर्म्स लेंथ प्राइस के बारे में, कि आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकाले, क्या होती है, ये सारी बातें आती है सेक्शन 92C में। कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस, ALP, यहीं से प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। देखिए बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलो, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होती है, देखो आर्म्स लेंथ प्राइस होती है फेयर प्राइस जिसके ऊपर ट्रांजैक्शन होना चाहिए था। अपन ने बात करी थी कि आर्म्स लेंथ प्राइस की वजह से आपकी इनकम बढ़ सकती है लेकिन किसी एसएससी की कम
नहीं हो सकती, कम हो रही है तो उसको इग्नोर कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर ऑर्गेनाइजेशन, जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया था, दो तरीके से टैक्स चोरी की कोशिश करते हैं। पहला तरीका क्या है कि सेल करेंगे कम प्राइस में। जैसे रिलायंस इंडिया लिमिटेड ने रिलायंस यूएस लिमिटेड को कोई चीज सेल करी 15 लाख रुपए में, जबकि उसकी आर्म्स लाइन प्राइस, फेयर प्राइस 20 लाख रुपए होनी चाहिए थी। मतलब 5 लाख रुपए का चूना लगा दिया सरकार को, 5 लाख पे टैक्स नहीं देंगे भाई, क्या हमने तो कमाए 15। तो इस चीज का निवारण करने के लिए भाई क्या बनाए गए, आर्म्स लेंथ प्राइस के प्रोविजंस बनाए गए कि अब हम बता रहे हैं वैसे कैलकुलेट करो तो ऑटोमेटिकली आपकी जो प्राइस है वो 20 लाख की आएगी, और तुमको डिफरेंस जो इनकम है उसके ऊपर क्या देना पड़ जाएगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ देखें तो यहां पर क्या होता है कि ज्यादा ज्यादा प्राइस में परचेज करिए, सेल करिए। एसोसिएट को 25 लाख में सेल करी, जबकि आर्म्स लेंथ प्राइस 20 ही थी। हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि तुम ज्यादा कमा रहे हो तो दिक्कत नहीं है, कम इनकम बता रहे हो तो दिक्कत है। ठीक है, जो हमने बात करी थी पहले भी कि इस केस में कोई एडजस्टमेंट होगा ही। अब वहीं ऑन दी अदर हैंड मान लीजिए रिलायंस इंडिया रिलायंस यूएस से कोई चीज खरीदती है, गुड्स खरीदती है, मटेरियल खरीदती है, और वो जो प्राइस है उसकी वो है 10 लाख रुपीज, उसने 10 लाख में खरीदा है, लेकिन फेयर मार्केट वैल्यू आर्म्स लेंथ प्राइस 20 लाख है उसकी। तो मान लीजिए 20 लाख तो खरीदा है और आर्म्स लेंथ प्राइस 10 लाख है, तो 10 लाख रुपए की चीज को 20 लाख में क्यों खरीद रही है बताओ, क्या होगा इससे? इससे उसका पीएनएल में खर्चा बढ़ जाएगा परचेज का, और खर्चा बढ़ने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और प्रॉफिट कम होता है तो फिर ऑब्वियस सी बात है आपका टैक्स भी कम होता है। तो इन्हीं चीजों के लिए बनाए गए हैं आर्म्स लेंथ प्राइस के कैलकुलेशन के कुछ मेथड, जो हमारे सामने हमको दिख रहे हैं। सबसे पहला मेथड होता है हमारा कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड, जिसको हम कप मेथड के नाम से भी जानते हैं। अभी इसको पढ़ेंगे प्रैक्टिकली, यहां से एक शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। सेकंड, रीसेल प्राइस मेथड। अब इनकी एप्लीकेबिलिटी कब कब होती है हमको ये भी जानना है, और इन केसेस में आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलेगी ये भी जानना है। थर्ड होता है हमारा कॉस्ट प्लस मेथड। जैसे मेनली मैं बात करूं सबसे ज्यादा आता है फर्स्ट, कप मेथड आता है सबसे ज्यादा, फिर सेकंड और थर्ड पे ये आते हैं जो आपके रीसेल और कॉस्ट प्लस मेथड। फोर्थ होता है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड, और फिफ्थ होता है ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ये 5 मेथड होते हैं। अब इन 5 में से आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो करना होता है कि भाई आपके लिए कौन सा मेथड जो है वो, आपने जो ट्रांजैक्शन किया है पर्टिकुलर, उस पर कौन सा मेथड लगना चाहिए। अभी आगे अपन देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग मेथड लगते हैं। सपोज आपके ट्रांजैक्शन पर लगना चाहिए था कब, आपने लगा दिया कॉस्ट प्लस मेथड, तो गलत हो गया। ये आपकी जो ट्रांसफर प्राइसिंग में आपने एएलपी निकाली वो एक्सेप्ट ही नहीं होगी, वापस से असेसिंग ऑफिसर निकालेगा फिर उसको। तो ये 5 मेथड है, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड आपको फॉलो करना होता है। एग्जाम के अंदर क्या होगा, आपको दिया हुआ होगा कि कौन सा मेथड फॉलो करना है। अगर नहीं दिया हो तो मान के चलो कप मेथड ही होगा, फिर वहां पर वही लग पत सकता है। क्योंकि पहले मेथड की बात करते हैं, कप मेथड, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। देखो इसमें होता क्या है, यहां पर होता ऐसा है कि आपने आपकी एसोसिएट के साथ में कोई ट्रांजेक्शन किया, ठीक है। अब एसोसिएट के साथ में ट्रांजेक्शन किस पर होना चाहिए था भाई, आर्म्स लेंथ प्राइस पर होना चाहिए था। अब इसी सिचुएशन में यहां पर क्या हुआ कि अब दोनों ट्रांजेक्शन की आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है, बट अब आर्म्स लेंथ प्राइस निकाले कैसे? तो होता क्या है कि यहां पर आपको क्या करना होता है कि इसी टाइप का ट्रांजेक्शन अगर आपने किसी थर्ड पार्टी के साथ किया हुआ है तो उस ट्रांजेक्शन की प्राइस ले लो, और फिर उस प्राइस में थर्ड पार्टी के साथ जो प्राइस है उसमें क्या कर दो, कुछ एडजस्टमेंट कर दो। कौन से एडजस्टमेंट कर दो? जो टर्म्स एंड कंडीशन आपने एसोसिएट के साथ रखी है, मान लो एसोसिएट को वारंटी दी, डिस्काउंट दिया, उसको दिया ही नहीं था, तो फिर उसकी प्राइस में भी वैसा ही कर दो जैसा इसके साथ है। जस्ट लाइक बैंक रिकंसिलिएशन, अपन कैश बुक और पासबुक रहती है, हमारे पास में एक ही बुक रहती है, या तो कैश बुक होगी या पासबुक क्वेश्चन बताता था, फिर हम अपनी बुक में दूसरी बुक के अकॉर्डिंग क्या कर देते थे, एडजस्टमेंट कर देते थे। इसी तरीके से थर्ड पार्टी की प्राइस में जो एसोसिएट के साथ जो ट्रांजेक्शन, जो टर्म्स एंड कंडीशन है, वैसे ही सेम क्या कर देने, एडजस्टमेंट आपको कर देने हैं। यहां पर कब मेथड लगता है, देखिए इसको पढ़ते हैं कि यहां पर क्या बोला गया है। स्टेप्स देख लेते हैं डायरेक्टली। कप मेथड के थ्रू अगर आपको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है तो आपको सबसे पहले क्या चाहिए होगा कि थर्ड पार्टी के साथ में क्या प्राइस रखी गई थी वो हमको चाहिए होगी, ठीक है। इसके बाद में क्या करना पड़ेगा आपको, अब उस प्राइस के अंदर
फंक्शनल डिफरेंसेस के लिए एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। मेनली यहाँ पर अगर बात करें तो एक क्वांटिटी डिस्काउंट का पॉइंट आता है, एक वारंटी का पॉइंट आता है, और एक ऐसे आता है कि इसको तो सेल एफओबी बेसिस पर थी, इसको सेल सीआईएफ बेसिस पर थी। और भी पॉइंट्स आते हैं, क्रेडिट पीरियड का पॉइंट आता है। ये मेनली आपको सिमिलर से ही देखने को मिलेंगे एग्जाम्स के अंदर। इसीलिए ये कप मेथड का क्वेश्चन आप अगर 5-7 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं तो एग्जाम में गलत होने के चांसेस नहीं, और 8 नंबर सीधे पक्के हैं ये। मतलब बहुत ज्यादा बार, मतलब अगर इंटरनेशनल का 10 बार क्वेश्चन आ रहा है तो 7 टाइम तो यही मेथड मिलता है। तो इसीलिए 8 मार्क्स जो है आसानी से आ सकते हैं। अब जो प्राइस आएगी एडजस्टमेंट करने के बाद वही क्या होगी, एएलपी। अब आप देखोगे कि जो एसोसिएट के साथ में ट्रांजैक्शन हुआ उसमें और जो थर्ड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें, दोनों में डिफरेंस निकालोगे और जो भी इनकम कम बता रखी होगी उतने से आप इनकम को बढ़ा दोगे। ठीक है, ये होता है अपना कप मेथड। कप मेथड में देखो जो प्राइस आप ले सकते हो वो 2 टाइप की होती है, इसीलिए कप भी 2 टाइप का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल कप। मतलब क्या है, अगर आपने बोला ना कि अभी थर्ड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन हुआ वो वाली प्राइस लेनी पड़ती है। अगर मान लो जीएससी लिमिटेड कप मेथड फॉलो कर रहा है किसी ट्रांजैक्शन, जीएससी मेथड ने वैसा का वैसा ही ट्रांजैक्शन किसी थर्ड पार्टी के साथ में कर रखा है, ठीक है, तो वो वही प्राइस ले लेगा। मतलब ये होता है इंटरनल कप के, हमने इंटरनली खुद ने ही ऐसा ट्रांजैक्शन कर रखा है, वो प्राइस ले। सपोज आपने तो ऐसा ट्रांजैक्शन किया ही नहीं कभी किसी के साथ, ओनली एसोसिएट के साथ किया, तो कोई बात नहीं, थर्ड पर्सन की प्राइस ले लेंगे। बाहर किसी ने कर रखा है क्या ऐसा ट्रांजेक्शन, तो जब बाहर जाना पड़े प्राइस लेने के लिए तो एक्सटर्नल कप, और घर के अंदर ही काम हो जाए तो इंटरनल कप। ठीक है, ये एक्सटर्नल इंटरनल हो सकते हैं कप। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा रीसेल प्राइस मेथड की। रीसेल प्राइस मेथड क्या होता है और कब लगेगा, इसके बारे में बात करते हैं। देखो ये टाटा यूएस है, टाटा यूएस ने कार बनाई और कार बना के टाटा इंडिया को दे दी, बेच दी। टाटा इंडिया ने एज इट इज इस कार को आगे इंडिया में कस्टमर को बेच दिया, ठीक है, 20% के प्रॉफिट के साथ। और टाटा इंडिया के कुछ खर्चे भी हुए होंगे, कस्टम ड्यूटी फ्रैट वगैरह के, 80,000 के खर्चे हो गए। देखो 3 लाख में यहां से परचेज करी, 80,000 के खर्चे हो गए, और 3,50,000 में जो है इन्होंने सेल कर दी। रुको, 80,000 के खर्चे हो गए, रुको, हाँ 350 के ऊपर जो है इन्होंने 350 में टोटल सेल करी, खर्चे कितने हुए, ठीक है इतने, ठीक है देखते हैं, लॉस नहीं है गए। 3 लाख में इसने परचेज करी, 80,000 के खर्चे और लगा दिए, ठीक है, ये परचेज वाला ट्रांजेक्शन है। 80,000 के खर्चे और लगा दिए, फिर एट द एंड कस्टमर को कितने में सेल करी, 350। जब ये परचेज कर रही है बाहर से तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ टैक्स चोरी कैसे होगी, महंगे में खरीद के। बेच तो रही नहीं है जो सस्ते में बेचे, तो महंगे में खरीद के। अब रीसेल प्राइस मेथड पहली बात लगेगा कब, जब आप आपकी एसोसिएट से परचेज करते हो और उसको एज इट इज थर्ड पर्सन को सेल कर देते हो, तब लगेगा रीसेल प्राइस। मतलब सबसे पहली बात तो ये कि आपका एसोसिएट आगे कितने में किसको सेल कर रहा है इसकी इंफॉर्मेशन हमको होनी चाहिए कस्टमर को। तो इस मेथड के थ्रू अगर हमको आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है तो बैक कैलकुलेशन होती है, यहां से स्टार्टिंग होती है। आप क्या करो, फाइनली जितने रुपए में सेल हुई है वो वाली प्राइस लो, रीसेल प्राइस, इसमें से प्रॉफिट मार्जिन हटा दो। और अब प्रॉफिट मार्जिन आपको मान लो जीपी मार्जिन इसको बोलते हैं, वो 20% दे रखा है। कई बार ऐसे होता है 20% ऑन कॉस्ट बोला हो, 20% ऑन सेल्स बोला हो, तो हमको कौन सा लेना है भाई, हम प्राइस कौन सी ले रहे हैं, सेल प्राइस, तो जीपी मार्जिन भी कौन सा लेना चाहिए, सेल वाला ही लेना चाहिए। तो मान लीजिए आप ध्यान रखिएगा, ऑन कॉस्ट दे रखा है तो उसको ऑन सेल्स कन्वर्ट करना पड़ेगा और वही वाला जीपी मार्जिन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मान लीजिए 20% जीपी मार्जिन था, वो हमने हटा दिया, तो पीछे प्राइस बची 2,80,000। 280 में करना चाहिए था, हम बोल रहे, बोले नहीं नहीं 280 में से अब ये इसके खुद के खर्चे भी तो हटाओ जो इसने एडिशनली कर दिए, बोला वो भी हटा दिए। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर बैक कैलकुलेशन करके देखे तो इसकी खरीद कितने में होनी चाहिए थी, 2 लाख में, जो आगे बेच रही है उस हिसाब से। हमने इसका प्रॉफिट हटा दिया और प्रॉफिट के अलावा खर्चे भी हटा दिए। सब हटाने के बाद में 2 लाख में खरीदना था आपको, भैया आपका प्रॉफिट खर्चे सब निकल जाते, ठीक है। लेकिन इसने 3 लाख में खरीदा, ज्यादा में खरीदा 1 लाख रुपए में, क्यों, क्योंकि प्रॉफिट कम करना था, परचेज ज्यादा बतानी थी। परचेज ज्यादा बताते तो
ऑब्वियस सी बात है, टाटा इंडिया का प्रॉफिट क्या हो रहा था, कम। तो लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। 1 लाख रुपए क्या किए जाएंगे, उसकी इनकम में पर कार के 1 लाख रुपए ऐड ऑन कर दी जाएंगे। अब ऐसी 1000 कारें थी तो 1000 कारों पर ही एडजस्टमेंट होगा। तो रीसेल प्राइस मेथड कब लगता है, जब एसोसिएट एंटरप्राइज उस मटेरियल को, उस गुड्स को एज इट इज आगे किसी थर्ड पार्टी को सेल कर देता है, तब लगता है। आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकालनी होती है, जितने में आपने थर्ड पार्टी को आगे सेल किया है वो प्राइस लो, उसमें से जीपी मार्जिन हटाओ, फिर जो वैल्यू बचती है उसमें से जो भी एडिशनल खर्चे करे हैं इसने वो हटा दो, जो प्राइस आएगी वही आर्म्स लेंथ प्राइस होगी। अब परचेज प्राइस और आर्म्स लेंथ प्राइस में कंपेयर कर लो और इनकम में एडजस्टमेंट कर दो। इसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉस्ट प्लस मेथड। ये तो मैंने आपको रेगुलर क्लास में लिखवा ही रखे कि कैसे करना है। प्राइस लेनी है, जीपी मार्जिन हटाना है, उसमें से खर्चे हटाने हैं, आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगी। चलिए कॉस्ट प्लस मेथड के पास में चलते हैं। देखो कॉस्ट प्लस मेथड जनरली कब लगता है, कि जब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के लिए कोई गुड्स बना रहा है, जनरली यहाँ सॉफ्टवेयर का होता है, सॉफ्टवेयर बना रहा है दूसरे के लिए, ठीक है, और दे रहा है। जैसे यहाँ पर देखो इन्फोसिस इंडिया ने सॉफ्टवेयर डेवलप करा, सॉफ्टवेयर डेवलप करके किसको दे दिया, इन्फोसिस यूएस को दे दिया, ठीक है। इस टाइप का ट्रांजेक्शन है कि आप एसोसिएट एंटरप्राइज को कोई चीज बना करके दे रहे हो। तो इस केस में जो है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल वन एंटरप्राइज मैन्युफैक्चर गुड्स और सॉफ्टवेयर एंड सेल इट टू इट्स एसोसिएट एंटरप्राइज। अब हमको ये जानना है कि कितने में सेल होना चाहिए था। लेट्स से इसने तो 10 लाख में सेल करा, अब हमारे अकॉर्डिंग कितने पे होना चाहिए था, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या है, ये किसके थ्रू निकलेगी, कॉस्ट प्लस मेथड। कॉस्ट प्लस मेथड बड़ी सिंपल सी बात बोलता है, तुम क्या करो, इन्फोसिस इंडिया की कॉस्ट निकालो और उसमें जो भी उसका ग्रॉस प्रॉफिट होता है, होना चाहिए था, वो ऐड कर दो, इतने में बेचना था। लेट्स से कि इसकी कॉस्ट आई है 10 लाख और उसके ऊपर ये 100% प्रॉफिट कमाती है, तो 20 लाख में देना चाहिए था, इसने मान लो इसको 5 में ही दे दिया। तो ऑब्वियस सी बात है 15 लाख रुपए कम में दिया है, सेल कम बताने के लिए, प्रॉफिट कम बताने के लिए हम उसकी इनकम में 15 लाख रुपए ऐड ऑन कर देंगे। देखो यहां पर क्या होता है, इसको पढ़ते हैं, हाउ टू कैलकुलेट आर्म्स लेंथ प्राइस। और ये बहुत ही टेक्निकल मेथड होता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन। टेक डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट लेनी है किसकी, जो इंडिया वाली एंटिटी है जो बना करके सेल कर रही है, उसकी डायरेक्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट ले लो। ठीक है सर, ले ली। उस कॉस्ट में आपको क्या करना है, नॉर्मल जीपी मार्जिन को ऐड करना है बस। और जीपी मार्जिन ऑन कॉस्ट लोगे या ऑन सेल्स प्राइस लोगे, ऑन कॉस्ट लेंगे क्योंकि ये कॉस्ट के ऊपर ऐड हो रहा है। अब होता क्या है कि जो जीपी मार्जिन हमको दिया होता है वो जनरली थर्ड पार्टी के साथ में, भाई इन्फोसिस इंडिया ने ऐसा सॉफ्टवेयर किसी थर्ड पार्टी के लिए बनाया होगा, उसका जीपी मार्जिन दे रखा है। अब क्या वो जीपी मार्जिन ले ले एज इट इज, नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो हमने यूएस वाली के साथ ट्रांजेक्शन किया है उसकी टर्म्स एंड कंडीशन और थर्ड पार्टी के साथ वाली टर्म्स एंड कंडीशन डिफरेंट होगी। तो हमको यहां पर जीपी का जो परसेंटेज होता है उसी में क्या करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट, जीपी मार्जिन को एडजस्ट करना पड़ता है। इसीलिए यहां पर जो ऐड होता है वो होता है एडजस्टेड जीपी मार्जिन। तो जीपी मार्जिन में मेनली क्वांटिटी डिस्काउंट, वारंटी और क्रेडिट पीरियड के आपको पॉइंट मिलेंगे, उसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं। तो कॉस्ट में एडजस्टेड जीपी मार्जिन ऐड करो, आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाती है। और एडजस्टेड जीपी मार्जिन निकालना एक चैलेंज होता है, उसमें यहाँ पर कोई ऐसा रूल नहीं है कि किसको ऐड करना है किसको लेस करना है, जैसा कोई रूल नहीं है। आपका खुद का माइंड चलाना पड़ेगा कि यार ये जीपी मार्जिन में ऐड होना चाहिए क्योंकि इससे तो प्रॉफिट बढ़ रहा है, इससे प्रॉफिट कम हो रहा है। एडजस्टमेंट किस में करोगे भाई, आपका जो जीपी मार्जिन है उसी को एडजस्ट करोगे, किसके अकॉर्डिंग, थर्ड पार्टी के अकॉर्डिंग। मतलब हमारे पास में जीपी मार्जिन होगा, उसको सेम टर्म्स एंड कंडीशन सेम चीजों में ले जाना पड़ेगा जो थर्ड पार्टी के साथ आपने करी थी उसमें। आपन को सारी चीजें सेम बनानी है। थर्ड पार्टी के साथ कुछ था, क्वांटिटी डिस्काउंट था, वारंटी था, क्रेडिट पीरियड था, थर्ड पार्टी को दिया है तो इसको भी देना पड़ेगा। लेकिन इसको अब अमाउंट वाइज नहीं दे सकते, इसका एडजस्टमेंट किसके ऊपर डालना पड़ेगा, जीपी मार्जिन पर, कि यार ऐसा इसके साथ करते तो जीपी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो सोचना पड़ता है प्रैक्टिकली। जब तक आप 4-5 क्वेश्चन नहीं कर लोगे, पहली बात तो इसका एक क्वेश्चन लो उसको 3 बार करो, तब जाके तो आपका दिमाग खुलेगा कि हाँ ऐसा कुछ होता है, ऐसे इंपैक्ट आते हैं, देन आप जो है इसके क्वेश्चन कर पाओगे। तो कॉस्ट प्लस मेथड काफी टेक्निकल है प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाइज देखा जाए तो। वैसे तो इसका कंटेंट देखो तो कितना छोटा था, कुछ था ही नहीं, लेकिन वैसे टेक्निकल है। ये कुछ एग्जाम्पल है जो कि अपन रेगुलर क्लास में भी करते हैं, अभी अपने पास इतना टाइम तो नहीं है कि कर पाए। नेक्स्ट आते हैं प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पर।
प्रॉफिट स्प्लिट मेथड कब लगता है? यस, जब दो या दो से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज मिल करके किसी एक कॉमन प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, तब क्या लगता है? प्रॉफिट स्प्लिट मेथड लगता है। अब होता क्या है कि जनरली ये लोग एक साथ काम करते हैं, पहले फिर प्रॉफिट कमाते हैं, प्रॉफिट कमाने के बाद में बाकी बाहर वाली जहां पर टैक्स रेट कम है ना, उनको तो प्रॉफिट ज्यादा बांट देते हैं, और इंडिया वाली को टैक्स प्रॉफिट कम बांटते हैं। क्यों कम बांटते हैं? क्योंकि इंडिया में टैक्स ज्यादा लगेगा, फॉरेन कंपनी पर 40% है, इंडियन पर 30% है। तो सोचते हैं अपनी जो बाहर वाली कंपनीज है उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दो ज्यादा प्रॉफिट, और इंडिया वाली को कम कर दो। तो भारत सरकार बोलती है भाई काम तो हमारी यहाँ वाली कंपनी ने भी किया है, तो प्रॉफिट तो इसको सही बांटो। तुम क्यों कम बांट रहे हो? ऑब्वियस सी बात है, तुम कम इसलिए बांट रहे हो क्योंकि टैक्स ना देना पड़े। तो इस समस्या के निवारण के लिए बनाया गया है प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। कब लगेगा? जब टू और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज वर्क्स टुगेदर ऑन अ कॉमन प्रोजेक्ट एज ए जॉइंट वेंचर, देन इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट स्प्लिट मेथड विल बी एप्लीकेबल। यहां पर प्रॉफिट स्प्लिट मेथड लगेगा। कैसे लगेगा इसका एग्जांपल भी करेंगे अपन। देखो प्रॉफिट स्प्लिट मेथड सिंपल सा है। क्या बोलता है? तुम इंडिया वाली कंपनी की कॉस्ट लो और उसमें जो उसका प्रॉफिट बनता है वो ऐड कर दो, बस इतने रुपए उसको मिलने चाहिए थे। सिंपल सी बात। लेट्स से कि इंडिया वाली कंपनी की कॉस्ट 80,000 आ रही थी, प्रॉफिट में उसका हिस्सा 40,000 बनता है, तो 1,20 मिलने चाहिए थे। आपने 1 लाख ही दिए उसको, 20,000 रुपए और उसकी इनकम में जोड़ो और दो। तो अब होता क्या है कि भाई प्रॉफिट कैसे बांटा जाए, इसका डिसीजन कैसे होता है? भाई जिसने जितना काम किया, जितनी रिस्क ली, जितना पैसा लगाया, जितने अपने लेबर लगाए, उसके अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। तो ये इसी बेसिस पर दिया जाता है, कैपिटल एम्प्लॉयड और रिस्क टेकन के बेसिस पर प्रॉफिट बांटा जाता है। कैसे बांटा जाता है आइए एक एग्जांपल करते हैं। देखो यहां पर क्या है, ए बी और सी तीन एसोसिएट एंटरप्राइज है। तीनों क्या कर रहे हैं? एज ए जॉइंट वेंचर वर्क कर रहे हैं किसी कॉमन प्रोजेक्ट के ऊपर। अब यहां पर क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट कितनी थी? $5 लाख। पूरा का पूरा प्रोजेक्ट था। इसमें ए लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंपनी है, इसको कितने मिले? 1 लाख रुपीज। ठीक है, शेयर ऑफ ए लिमिटेड यहां पर आगे जुड़ जाएगा। द रेशियो रिस्क टेकन कैपिटल एम्प्लॉयड मैन पावर एम्प्लॉयड का रेशियो था 40:20:40। मतलब ए बी सी का जो रेशियो है वो 40:20:40, मतलब प्रॉफिट इस रेशियो में बटना चाहिए था इनके बीच। और कॉस्ट जो ए लिमिटेड ने इनकर करी है इस प्रोजेक्ट में वो $80,000 है, और टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी आई है? $3 लाख आई। अपन को सबसे मेन काम क्या करना है कि ए लिमिटेड का जो भी प्रॉफिट में हिस्सा बनता है वो जोड़ना है बस। कॉस्ट तो हमको पता है ए की 80 आई है, प्रॉफिट निकाल लो, प्रॉफिट में ए का हिस्सा निकाल लो और जोड़ दो। अच्छा बताओ प्रोजेक्ट कितने का था टोटल? 5 लाख। और प्रोजेक्ट की कॉस्ट कितनी है टोटल? प्रॉफिट कितना हुआ? $2 लाख का प्रॉफिट तीनों में बंटना है 40:20:40 के रेशियो में। ठीक है, तो अगर आप बांटोगे तो कितना कितना आएगा ए बी सी में? 40:20:40, 80:40 और 80 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ए लिमिटेड की कॉस्ट थी $80,000 प्लस उसको प्रॉफिट मिलना चाहिए था $80,000। टोटल मिला के उसको कितने मिलने चाहिए थे? $1,60,000। दिए कितने उसको? ओनली $1 लाख ही दिए। तो मतलब 60,000 रुपए से उसकी इनकम को बढ़ा देंगे। देखो यहां पर क्या हुआ, यहां पर अपन ने क्या करा, सबसे पहले हमने निकाला ये प्रॉफिट। अब यहां पर जो है ये प्रॉफिट का हिस्सा हमने तीनों में बांट दिया। तीनों में प्रॉफिट का हिस्सा बांटने के बाद हमको ए का पता चल चुका है, तो ए की कॉस्ट इतनी, प्रॉफिट इतनी, 1,60,000 आना चाहिए था। तो आर्म्स लेंथ प्राइस 160 बनती है। एक्चुअल में इसको 1 लाख दिए गए, तो 60,000 रुपए और इसकी इनकम में जोड़े जाएंगे, बढ़ाए जाएंगे। एक और तरीका होता है इसका, बड़ा सिंपल है, लेकिन उसमें क्या होगा, काफी शॉर्ट हो जाता है और फिर मार्क्स अलॉट नहीं होंगे। सर 5 लाख का प्रोजेक्ट था, डायरेक्ट ही 40:20:40 में बांट दो। 40:20:40 में बांटोगे तो कितना आएगा? 2 लाख आ रहा है। तो काफी लोग क्या करते हैं, सर ये तो बड़ा शॉर्ट था, ऐसे ही कर देते हैं ना, कि 5 लाख में 40% हिस्सा इसका बन रहा है। तुम निकाल रहे हो कितना आ रहा है? 2 लाख, जबकि उधर 2 लाख आ रहा था क्या? उधर तो 160 ही आया। तो सर क्या ये शॉर्ट तरीका हमको अपनाना चाहिए? नहीं, शॉर्ट तरीका अपनाओगे गलती हो जाएगी सीधी सीधी। क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट तो आप इस रेशियो में बांट लो, लेकिन कॉस्ट तो सबकी अलग अलग है ना, और कॉस्ट और प्रॉफिट जुड़ के ही सही प्राइस आती है। तो कभी भी ऐसे एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाना, डायरेक्ट इस प्राइस का ही हम कर ले। ये था अपना प्रॉफिट स्प्लिट मेथड।
नेक्स्ट मेथड आता है ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन मेथड क्या होता है? सिंपल सा मेथड है। ये बोलता है कि आप जो ट्रांजेक्शन कर रहे हो वैसा का वैसा ही ट्रांजेक्शन किसी और पार्टी ने सिमिलर सिचुएशन में, सिमिलर सर्क्यूमस्टांसेस में किया हुआ है क्या? बोले हाँ किया हुआ है। अगर किया हुआ है तो तुम क्या करो, ट्रांजेक्शन की कॉस्ट लो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर दो सिमिलर प्लेयर। मान लो सिप्ला कंपनी है एक, वो कोई एक ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है, वो फार्मा की कंपनी है। एक और कंपनी मान लो रेनबैक्सी। सिप्ला ने कोई ट्रांजेक्शन किया, उसके ऊपर कोई सा भी मेथड नहीं लग रहा, ये वाला लग रहा है ट्रांजेक्शनल नेट मार्जिन। ये मेथड क्या बोलता है कि आपको क्या करना है, under this method for calculation profit of the particular transaction, operating profit margin of similar player in the similar industry in the similar circumstances will be taken of calculation of arm's length price। और कैसे लेना है, बड़ा सिंपल है। तुम क्या करो, कॉस्ट ले लो तुम्हारी, और तुमने ऐसा कोई ट्रांजेक्शन किया ही नहीं है तो तुमको जीपी मार्जिन वगैरह मिल ही नहीं रहा। नहीं तो तुम कॉस्ट प्लस मेथड भी लगा सकते हो, तुम्हारी कॉस्ट लो प्लस प्रॉफिट जोड़ दो। लेकिन तुमने किया ही नहीं, बोला हमने तो ऐसा ट्रांजेक्शन आज तक कभी किया ही नहीं, हमारे पास तो ये कॉस्ट है, प्रॉफिट नहीं पता कितना जोड़ना है। तो बोला कोई बात नहीं, आपके जैसा ही कोई प्लेयर होगा इंडस्ट्री में, उसका जो प्रॉफिट मार्जिन है सिमिलर सर्क्यूमस्टांसेस में, सिमिलर सिचुएशन में, वो लो और जोड़ दो, आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस आ जाएगी। ठीक है, अब ये प्रॉफिट जो मार्जिन है वो किस पर जोड़ना होगा, कॉस्ट वाला जोड़ना होगा। ध्यान रखना, प्रॉफिट मार्जिन ऑन कॉस्ट। ये मैंने यहाँ पर रेगुलर क्लास में बता भी रखा है कि भाई सेल्स टू कॉस्ट कैसे चेंज होती है रेट। मान लो आपको जीपी मार्जिन ऑन सेल्स दे रखा हो, ऑन कॉस्ट लाना हो तो कैसे लाओगे, ऑन कॉस्ट दे रखा है तो सेल्स पर कैसे लाओगे। काफी सारे लोग रटते हैं कि कॉस्ट पर इतना तो सेल्स पर इतना, सेल्स पर इतना तो कॉस्ट पर इतना। रटना नहीं है, सिंपल सा काम है, सेल्स टू कॉस्ट ले जाना है, आर अपॉन 100 माइनस आर इंटू 100 कर दो, और कॉस्ट टू सेल्स ले जाना है 100 आर अपॉन 100 प्लस आर इंटू 100 कर दो। और कॉस्ट की रेट सेल्स की रेट से ऑलवेज ज्यादा ही होगी, ठीक है, क्योंकि भाई प्रॉफिट ऑन कॉस्ट तो ज्यादा ही होगा ना एज कंपेयर टू सेल्स के साथ देखा जाए तो। ये आपको बातें ध्यान में रखनी। ये अपने मेथड्स हो गए भाई। अब ये मेथड्स होने के बाद में क्या होता है कि हम आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं। सपोज हमने कप मेथड लगाया किसी ट्रांजेक्शन पर, और कप मेथड लगाने के बाद में हमने क्या करी, एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई अपनी। अब एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई तो क्या करें, 5 आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई, 4 आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई तो क्या करें। तो यहां पर हमारा अगला कंसेप्ट आता है रूल 10CA, व्हेन मोर देन वन आर्म्स लेंथ प्राइस इज डिटरमाइंड बाय मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड। हमने कब मेथड फॉलो करना था, किया, और एक से ज्यादा आर्म्स लेंथ प्राइस आ गई। तो अब क्या करेंगे, इस सिचुएशन में आपको क्या करना है। अगर देखो आपकी आर्म्स लेंथ प्राइस मोर देन 1 है लेकिन 5 तक है, तो बोला बहुत सिंपल है, तुम क्या कर लो, एवरेज कर लो। क्या कर लो, एवरेज कर लो उनका। 4 आर्म्स लेंथ प्राइस है, चारों का क्या कर लो, एवरेज कर लो। अब उस एवरेज को आपकी जो एक्चुअल प्राइस है उसके साथ कंपेयर करो, चलो वो अभी देखते हैं प्रैक्टिकल में, वहां आएगा। और अगर आपकी 5 से ज्यादा आ रही है, 6 या 6 से ज्यादा आ रही है, तो क्या लगाना होगा आपको, रेंज कंसेप्ट लगाना होगा। रेंज कंसेप्ट ऐसा है जिसका सेपरेटली क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम। अब देखो आपकी टोटल 4 प्राइस आई, लेट से एक निकली 100, एक 110, एक 90 और एक 120। तो क्या बोल रहा है, तुम्हारी एक्चुअल जो प्राइस है ना वो 105 है, और जो तुमने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली वो 4 निकल गई। तो क्या बोला, इनका एवरेज कर लो। एवरेज करो, कितना आता है, एवरेज निकालो कितना आता है। हाँ, सिंगल ट्रांजेक्शन की 4-5 निकल गई। कितना आ रहा है ये एवरेज भी, 105 ही आ गया क्या। रुको, फर्स्ट वाले का 110 कर दो, 107.5। देखो बोला अगर आपकी 6 से कम आती है तो एवरेज निकालो, बोला एवरेज निकाल दिया। बोला अब क्या करो कि आपकी इस एवरेज को चेक करो, आप एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस का 3% निकालो। ये आपका एक टॉलरेंस बैंड है, 105 का 3% निकालोगे कितना आता है, 3.15। बोला अगर आपकी एवरेज जो प्राइस आई है उसमें और जो आप प्राइस बता रहे हो उसमें एक्चुअल प्राइस के 3% तक का डिफरेंस है। 3% किसका करना है, इसका नहीं, इसका करना है एक्चुअल का। अब अपने वाले में देखो 105 और 107.5 कितना डिफरेंस है, ओनली
2.5 का। तो बोला हम तुम्हारी वाली मान लेंगे, मतलब 3% तक माफी है, 3% तक का ही गैप है, तो जो तुम बता रहे हो ना वही मान लेंगे। तो इस केस में कौन सी ले लेंगे, एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस ही आर्म्स लेंथ प्राइस। बट यहां पर अब ऐसा कुछ हो, लेट से कि यहां पर 150 होता, एवरेज निकालो कितना आता, 11। अब हमारी एक्चुअल के बीच और एवरेज के बीच में 3% से ज्यादा का डिफरेंस है, तो फिर क्या होगा, यही ली जाएगी आर्म्स लेंथ जो एवरेज आ रही। जो एक्चुअल वाली प्राइस है उसी को आर्म्स लेंथ प्राइस कब मानेंगे, जब एवरेज के बीच और एक्चुअल के बीच 3% तक का ही डिफरेंस है। इफ दिस डिफरेंस इज मोर देन 3%, तो फिर जो है जो एवरेज आ रही है वही लीजिए। और यहीं पर एक और बात बोली जाती है कि मान लीजिए आप होलसेल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हो, होलसेल ट्रांजेक्शन्स के केस में ये जो 3% वाली लिमिट है ये 1% हो जाएगी, ठीक है। तो होलसेल ट्रांजेक्शन के केस में 1%। रेगुलर क्लास में अपन ने डिफाइन भी कर रखा है डेफिनेशन कि होलसेल किसको माना जाएगा और वो किसको माना जाएगा, इतना ज्यादा उसमें डूबने की जरूरत नहीं है, ये एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ और बता रखा है, ठीक है। ये सारी बातें जो अपन ने डिस्कस करी वो सब कुछ यहाँ पर है। अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब बात करते हैं कि अगर आपने जो आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली वो 6 या 6 से ज्यादा आ गई, 5 तक तो एवरेज करना है, 6 या 6 से ज्यादा आ गई तो क्या लगेगा, रेंज कंसेप्ट लगेगा। अब रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। ध्यान रखना रेंज कंसेप्ट किस पर नहीं लगता है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पर रेंज कंसेप्ट नहीं लगता है। रेंज कंसेप्ट प्रॉफिट स्प्लिट मेथड पर एप्लीकेबल नहीं होगा, ठीक है। क्यों नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट स्प्लिट में तो एक साथ मिलके काम करते हैं तो प्रॉफिट तो सीधा सीधा ही निकलेगा ना, उसमें थोड़ी ना 5-6 निकल जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि उसमें सारा एक्चुअल डेटा अवेलेबल होता है तो उसमें निकलेगी नहीं, इसलिए प्रॉफिट स्प्लिट पर एप्लीकेबल होता ही नहीं है। अब हुआ क्या, मान लो बेटा कि ये रिलायंस इंडिया लिमिटेड और ये रिलायंस यूएस लिमिटेड है, दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हुआ है 150 रुपीज में। अब इनकी जो एएलपी निकाली गई वो इतनी आ गई, कितनी है टोटल, 7 आ गई। तो अब क्या करें, यहां पर क्या एप्लीकेबल होगा भाई, यहां पर रेंज कंसेप्ट एप्लीकेबल होगा। रेंज कंसेप्ट क्या बोलता है, देखो ध्यान से सुनना। रेंज कंसेप्ट बोलता है कि सबसे पहले तो आपके डेटा सेट में जो भी वैल्यूज है उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाएं। तो सबसे पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो भी वैल्यूज दी गई है इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लो। तो हमने क्या करा, देखो ये आगे पीछे थी, इसको असेंडिंग ऑर्डर में जमा लिया। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद जितना भी नंबर ऑफ डेटा आपके पास है उसका क्या निकालो, 35th परसेंटाइल, 35%। तो डेटा कितना है हमारे पास में, 7, 7 का कितना करो 35%, तो कितना आ रहा है 2.45। अगर पॉइंट में आ रहा है डेटा तो उसका नेक्स्ट वाला नंबर कंसीडर करो, 2.45 को तुमको 3 मानना है, 3 पढ़ना है इसको, ठीक है। ये कितना आया है, 3 आया है। इसी के साथ साथ आपको क्या करना है, एक 65% भी निकालना है। 7 का 65% कितना आया, 4.55। 4.55 भी पॉइंट में आ रहा है तो इसका नेक्स्ट वाला मतलब इसको 5 मानोगे। अब तुमको क्या करना है कि जो हमारा डेटा सेट है उसकी थर्ड नंबर की जो वैल्यू है, क्योंकि 3 पढ़ा था ना अपन ने, थर्ड नंबर की जो वैल्यू है वहां जाना है और फिफ्थ नंबर की जो वैल्यू है वहां जाना है। और इस आपकी जो प्राइस है क्या वो इस प्राइस से इस प्राइस के बीच में पड़ रही है क्या, ये चेक करो। अगर आपकी प्राइस इसी रेंज के बीच में पड़ जाती है, अगर इसी रेंज के बीच में पड़ रही है तो फिर जो तुम बता रहे हो वही आर्म्स लेंथ प्राइस है। बट लेकिन क्या हमारी प्राइस इस रेंज के बीच में पड़ रही है, नहीं पड़ रही। अगर इस रेंज के बीच में नहीं पड़ रही है तो फिर आपको मीडियन निकालना पड़ेगा, ठीक है। मीडियन निकालना पड़ेगा, मतलब देखो अगर इसी रेंज में पड़ गई तो एक्चुअल ट्रांजेक्शन प्राइस ही एएलपी। अगर इस रेंज के अंदर नहीं पड़ रही है तो मीडियन मतलब 50th परसेंटाइल, मीडियन मतलब क्या होता है 50th। तो हमने 7 का 50th निकाला 3.5, 3.5 पढ़ेंगे क्या इसको, क्या पढ़ेंगे 4। फोर्थ पर जो वैल्यू होगी वही आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगी। तो फोर्थ पर क्या वैल्यू है देखो 158, तो 158 विल बी द आर्म्स लेंथ प्राइस। 158 क्या बन जाएगी हमारी आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाएगी इस केस। तो देखो इन शॉर्ट बताता हूं, सबसे पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ।
असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद में पहले 35% पॉइंट में आ रहा है तो नेक्स्ट वाला नंबर। सर व्हाट इफ ये पूरा नंबर आ जाता, मान लो ये 4 आ जाता, तो फिर उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता कि वो वाला नंबर और नेक्स्ट वाले नंबर पे जो प्राइस है ना उसका एवरेज लेना होता। आगे उसका भी एग्जांपल है बात। तो आपको सबसे पहले 35th परसेंटाइल करना है, पॉइंट में नंबर आ रहा है, नेक्स्ट वाले में राउंड ऑफ करो। 35th करने के बाद में 65th करना है, पॉइंट में आ रहा है, नेक्स्ट वाले में करो। अब 35th परसेंटाइल और 65th परसेंटाइल की एक रेंज बन गई। आप मेन टेबल में जाके देख लो कि आपकी प्राइस क्या इसी रेंज के बीच में है क्या। अगर है तो आपकी वाली प्राइस ही क्या बन जाएगी, आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर इस रेंज के बीच में नहीं हो तो सर फिर हमको 50th परसेंटाइल मीडियन निकालना है, और मीडियन के वहां पर जो वैल्यू आ रही है वही क्या हो जाएगी, आर्म्स लेंथ प्राइस हो जाएगी। ये बात बोली गई। ये हो गया हमारा रेंज कंसेप्ट जब हमारा पॉइंट में आ रहा हो। अब देखो जैसे यहां पर है, यहां पर कितनी है आर्म्स लेंथ प्राइस 20 है, 20 आर्म्स लेंथ प्राइस निकल गई आपकी। अब क्या करोगे सर, पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। असेंडिंग ऑर्डर में जमाने के बाद वही काम करेंगे, पहले 35th परसेंटाइल करा, ये तो 7 आ गया, होल नंबर आ गया ये। तो अब क्या करोगे, 7th वाले पर और 8 वाले पर जो वैल्यू है इसका एवरेज करोगे। देखो 7 पे कितनी है 119 और 8 पर कितनी है 120, तो देखो 119 प्लस 120 का एवरेज करके ये मिलेगा। अब 65th परसेंटाइल करा तो 13 आ गया, तो 13 और 14 पर जो वैल्यू होगी उनका एवरेज करा। अब वही चेक करो कि तुम्हारी प्राइस इस रेंज के बीच में फॉल कर रही है क्या। अगर कर रही है तो वही तुम्हारी क्या हो जाएगी, आर्म्स लेंथ प्राइस। अगर तुम्हारी प्राइस इस रेंज के बीच में फॉल नहीं कर रही तो क्या करोगे, फिर मीडियन निकालोगे। मीडियन निकाला, वो अपने आप में होल नंबर आ गया। फिर से देखो मीडियन निकाला, ये आ गया 10। अब क्या करोगे, 10 वाले और 11 वाले का एवरेज लोगे, वो इतना आया, यही क्या बन जाएगी हमारी आर्म्स लेंथ प्राइस बन जाएगी। ये अपना था रेंज कंसेप्ट। अगला अपना सेक्शन आता है सेक्शन 92C सब सेक्शन 3। अब यहां से आगे जो है थियोरटिकल पॉइंट्स, मतलब यहां से थ्योरी क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यू बन सकते हैं, प्रैक्टिकल बनने के चांसेस नहीं है। पहला यहां पर कंसेप्ट आ रहा है कि कौन से ऐसे केसेस है जब असेसिंग ऑफिसर इनकम टैक्स वाला आदमी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल देगा। कौन कौन से केसेस है, बड़े सिंपल सिंपल है, फटाफट से पढ़ लेते हैं। असेसिंग ऑफिसर आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने से पहले एक बार सुनवाई का मौका जरूर देगा। ऐसा नहीं है कि अपनी मर्जी से आया और निकाल दिया। पहला केस जब वो निकाल सकता है कौन सा है, जब तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं करो। ठीक है, निकालना था कब से, निकाल दिया कॉस्ट प्लस से, गलत हो गया, वो निकालेगा। अब बोला अब हम काम करेंगे। नेक्स्ट क्या बोला, डेटा यूज्ड इन कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस इज नॉट रिलायबल और एक्यूरेट। उसको नहीं लग रहा है कि तुम्हारा डेटा जो है वो सही है, करेक्ट नहीं लग रहा है, रिलायबल नहीं लग रहा है, विश्वसनीय नहीं लग रहा है। तीसरा, तुमसे कोई डॉक्यूमेंट मांगे थे, आगे एक सेक्शन आएगा 92D में, क्या देनी पड़ती है, टीपी स्टडी रिपोर्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट। उसमें यह बताया जाता है कि इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन की ट्रांसफर प्राइसिंग तुमने कैसे निकाली, क्या प्रोसेस फॉलो करा, पूरे साल में कितने ट्रांजेक्शन हुए, उनकी ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे निकाली। अगर तुम वो रिपोर्ट नहीं दे रहे हो, उनको वो डेटा नहीं दे रहे हो, तो भी ये बोलेगा कि मैं खुद निकालूंगा ट्रांसफर प्राइसिंग। नेक्स्ट केस क्या है, assessee fails to document required by section is not maintained by assessee, और एक में बोला है furnished by assessee। ऊपर वाला पॉइंट ये बोल रहा था कि तुमने रखे ही नहीं, टीपी स्टडी रिपोर्ट बनाई नहीं। नीचे वाला पॉइंट क्या बोल रहा है, रखी तो है लेकिन मांग रहे दे नहीं रहे हो। ठीक है, मान लो आपने क्या करा, मैंने होमवर्क करने को दिया, तुमने होमवर्क करा ही नहीं, तो तुमको डंडे से मारेंगे। और तुमने कर लिया फिर भी नोटबुक नहीं दे रहे हो, तो भी डंडे से ही मारेंगे। ठीक है, क्योंकि बात तो एक ही है। तो यही बात यहां पर बोली गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं कि अगर असेसिंग ऑफिसर आपके आर्म्स लेंथ प्राइस निकालते हैं तो क्या होता है। देखो अगर असेसिंग ऑफिसर ने आर्म्स लेंथ प्राइस निकाली ना आपकी, तो क्या कंसिक्वेंसेस आपको देखने को मिलेंगे। देखो मान लीजिए आपकी पहले आर्म्स लेंथ प्राइस आ रही थी, जैसे इसी ट्रांजेक्शन को देख लेते हैं, सेल प्राइस जो है आपने बताई 20 लाख रुपए। ठीक है, और असेसिंग ऑफिसर ने कितनी निकाली, 25 लाख रुपए। ठीक है, फाइनल बात क्या है सर इसकी, मतलब क्या है, ए लिमिटेड की इनकम कितनी मानेंगे, 25, क्योंकि वो 20 ही बता रही है सेल, लेकिन 25 मानेंगे क्योंकि आर्म्स लेंथ प्राइस 25 आ रही है। दूसरी बात क्या है,
यहां पर बी लिमिटेड एक बात बोल रहा है, ध्यान से समझना। बी लिमिटेड ये बोल रहा है कि सर आपने ए लिमिटेड की सेल प्राइस 20 से बढ़ा के 25 कर दी, तो सर मेरी जो परचेज कॉस्ट है वो भी 20 से बढ़ा के 25 कर दो ना। क्यों? क्योंकि जब तुम ये मान रहे हो कि उसने 25 में बेचा है, तो फिर सर मेरा भी जो 20 की जगह है वो कितना मानो, परचेज 25 मानो। इनकम टैक्स वाले बोले हमको बेवकूफ समझे हैं क्या, पहले तो तुम गलती कर रहे हो, ऊपर से फिर हमको गलत काम कर रहे हो, और फिर बोल रहे हो इधर से हम तुमको वापस वो बेनिफिट दे देंगे। तो बात वहीं की वहीं रह गई, खत्म ही नहीं हुई। तो हुआ क्या कि बात ये बनी ओवरऑल कि अगर एक असेसी की इनकम चेंज होती है तो दूसरे असेसी की इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसकी सेल प्राइस बढ़ गई तो तुम ये नहीं कहोगे कि सर इसकी सेल प्राइस ज्यादा तो फिर मेरी परचेज भी ज्यादा होनी चाहिए, इसकी सेल 25 में तो मेरी भी 25। नहीं नहीं नहीं, बोला तुमने जो बताई थी उतनी रहेगी, तभी तो सजा मिलेगी, तभी तो तुम सुधरोगे। वरना तो तुम बाद में फिर से बोलोगे यार कोई बात नहीं, बाद में तेरी बढ़ेगी तो मेरी भी खर्चा बढ़ जाएगा, कोई मतलब। दूसरी बात जो कि पहले भी आ चुकी थी शुरू में और अभी फिर से बता देता हूं, जो इनकम हमारी बढ़ाई जाती है, बढ़ी हुई इनकम में से किसी भी प्रकार का डिडक्शन नहीं मिलता है। आपकी इनकम आपने बताई थी 20 लाख, असेसिंग ऑफिसर ने उसको बढ़ा के कितना कर दिया, 25 लाख। 20 लाख में से आप कोई भी डिडक्शन ले सकते हो। सेक्शन 10 AA आगे भी पढ़ेंगे सेज की, चैप्टर 6A की, ठीक है, 80D वगैरह जो भी लेनी है, 80G वगैरह सब ले सकते हो। लेकिन जो 5 लाख रुपए एक्सेस इनकम बढ़ाई गई है, बढ़ाई हुई इनकम में से कोई डिडक्शन नहीं मिलता, सीधे 5 लाख पे टैक्स लगेगा। इस लाइन को याद रख लेना, लिख के रख लेना, क्वेश्चन बन सकता है कि जो इनकम इंक्रीज की जाती है उस इनकम के अंदर से कोई सा भी डिडक्शन नहीं मिलता है। यही बात मैंने यहां पर बता रखी है जो मैंने आपको अभी समझा दी। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन। देखिए होता क्या है कि जो ट्रांसफर प्राइसिंग है वो हमने पढ़ा था कि जब दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होता है तो वो ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर होता है। लेकिन कुछ ऐसे डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन्स भी है जिनको आप डोमेस्टिकली कर रहे हो, इंडिया में कर रहे हो, दोनों रेसिडेंट है, ए लिमिटेड बी लिमिटेड के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, टाटा और रिलायंस के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, दोनों रेसिडेंट है, फिर भी उनके ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लग जाएंगे यदि उनके द्वारा किए गए ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू किसको क्रॉस कर रही है, 20 करोड़ को। और कौन से ट्रांजेक्शन की वैल्यू 20 करोड़ को क्रॉस कर रही है, जो इस लिस्ट में दिए गए। इस लिस्ट में बहुत सारे हैं, कुछ तो डिडक्शन वाले चैप्टर में आएंगे, वहां बात करेंगे। आपको मेन क्या याद रखना है, ये याद मत रखो अभी, भूल जाओ इसको। आपको क्या याद रखना है, 20 करोड़। एमसीक्यू में भी पूछा जाता है क्या, 20 करोड़। कौन से ट्रांजेक्शन की वैल्यू 20 करोड़ से ऊपर जानी चाहिए, वो ट्रांजेक्शन जो ATIA 8 ATIA 10 में है, 80A के अंदर है, ATIA 10AA के अंदर है, ठीक है। तो ये इतने सारे ट्रांजेक्शन है जो कि आपको यहां पर बोले गए हैं कि बोला इन ट्रांजेक्शन्स की वैल्यू किसको क्रॉस कर जाए, 20 करोड़ को, तो फिर आपको जो है उस डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन को स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजेक्शन माना जाएगा। सिंपली एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन जो ATIA 8 ATIA 10 में हो, ऐसे ट्रांजेक्शन जो 80A में दिए हुए हो, एनी ट्रांजेक्शन रेफर्ड इन अदर सेक्शन अंडर चैप्टर 6A और सेक्शन 10AA टू विच प्रोविजन ऑफ सेक्शन ATIA 8 और 10 आर एप्लीकेबल। मान लो आप इन सेक्शंस में लिखे गए ट्रांजेक्शन नहीं कर रहे हो, कोई दूसरे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, लेकिन उनके ऊपर भी क्या लगता है, ATIA 8 और 10 का प्रोविजन लगता है, तो उस ट्रांजेक्शन को भी आप इस टोटल में शामिल करोगे 20 करोड़ की कैलकुलेशन। एनी बिजनेस ट्रांजेक्शन बिटवीन पर्सन रेफर्ड इन दिस सेक्शन, आगे कंपनी में पढ़ेंगे। एनी अदर ट्रांजेक्शन एज में बी प्रिस्क्राइब। इन सारे ट्रांजेक्शन, ये जो भी लिस्ट दी गई है, इन सब ट्रांजेक्शन का पूरे साल में जो हुए हैं उनका टोटल कर लो। इफ इट इज क्रॉसिंग 20 करोड़ विद ए सिंगल पर्सन, तो फिर आपके उसके साथ में जो ट्रांजेक्शन होंगे वो किस में कवर हो जाएंगे, ट्रांसफर प्राइसिंग में कवर हो जाएंगे, फिर उसको चेक किया जाए। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये, ओनली 20 करोड़ की बात को ध्यान में रख लो। नेक्स्ट बात आती है हमारी सेक्शन 92CA, रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, TPO। TPO कौन होता है, TPO मान लो असेसिंग ऑफिसर का सीनियर है। जब असेसिंग ऑफिसर को लगता है कि यार मेरे बस में नहीं है इस ट्रांजेक्शन की ट्रांसफर प्राइसिंग निकालना, तो वो क्या कर सकता है, इसको किसको रेफर कर सकता है, TPO को। TPO हमारे जैसी CA CMA CS होते हैं और वो एक्सपर्टाइज होती है उनकी किस में, ट्रांसफर प्राइसिंग निकालने में। TPO अपनी ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल करके असेसिंग ऑफिसर को देगा जिसे उसको फॉलो
करना पड़ेगा। देखिए पढ़ते हैं, बिल्कुल सिंपल और थियोरेटिकल टॉपिक है। assessing officer consider it necessary, then he may refer computation of arm's length price to transfer pricing officer। टीपीओ को रेफर कर सकते हैं with previous approval of the commissioner of income tax and principal commissioner of income tax। मतलब ऐसा नहीं है कि मन में आया जिसको ही रेफर कर दिया। अगर रेफर करना है तो फिर प्रिंसिपल कमिश्नर या कमिश्नर की पहले परमिशन लो कि सर मैं ये केस टीपीओ को रेफर करना चाहता हूं, वहां से अप्रूवल मिलती है, देन यू कैन रेफर। इसके बाद में क्या बोला, ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर कौन होता है भाई, एक्सपर्टाइज पर्सन किस बात में, आर्म्स लेंथ प्राइस निकालने। फॉर कैलकुलेटिंग एएलपी टीपीओ विल गैदर मटेरियल एंड सच रिक्वायर असेसी प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट। मतलब क्या होगा, इंफॉर्मेशन गैदर करेगा भाई, डेटा तो गैदर करेगा ना। अगर आर्म्स लेंथ प्राइस निकालनी है किससे मंगाएगा, असेसी से मंगवा सकता है कि मुझे ये डेटा चाहिए, तुम्हारा केस मुझे रेफर हुआ है। अब ये बात इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। अब उसको ट्रांसफर प्राइसिंग निकालते टाइम कोई और दूसरे ट्रांजेक्शन मिल गए तो क्या वो उनकी आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल सकता है क्या, वो उनकी भी निकाल सकता है। इसके पास ये भी पावर है। मतलब ऐसा नहीं है कि जितना बताया उतना ही काम करो, ये एक्स्ट्रा काम भी कर सकता है। हालांकि भारत में ऐसे लोग होते कम है, ले अपने को क्या छोड़, ठीक है ये ज्यादा लाइन मिलती है। लेकिन बोला गया कि अगर मान लीजिए ट्रांजेक्शन की ट्रांसफर प्राइसिंग निकालते टाइम टीपीओ को और भी कोई दूसरे ट्रांजेक्शन मालूम चलते हैं, उसके नोटिस में आते हैं, तो वो उनकी भी ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल सकता है, इसका केस भी बन सकता है। तो ध्यान रखना, यहां से केस स्टडी भी फ्रेम हो सकती है। अब जो टीपीओ का ऑर्डर आएगा वो बाइंडिंग होगा एओ के ऊपर, और असेसिंग ऑफिसर को ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म्स लेंथ प्राइस वैसे ही निकालनी पड़ेगी जैसा कि टीपीओ ने अपने ऑर्डर में कहा है। ये था अपना रेफरेंस टू टीपीओ। नेक्स्ट सेक्शन है 92 सीबी सेफ हार्बर रूल। देखिए सेफ हार्बर रूल का इतना कोई रोल है नहीं अभी। होता क्या था कि ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर बहुत ज्यादा डिस्प्यूट्स होते हैं कि तुमको इतना परसेंट लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, वो लेना चाहिए, लड़ते रहते हैं। फिर स्क्रूटनी वगैरह होती है, आगे चेकिंग चलती है, सालों तक केस चलते रहते हैं। सरकार ने बोला यार इसका छुटकारा करो, कोई ऐसा रास्ता बनाओ, कोई ऐसा स्टैंडर्ड बनाओ जिससे डिस्प्यूट कम से कम हो। तो उन्होंने सेफ हार्बर रूल बना दिए। बोला सेफ हार्बर रूल में हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए क्या कर रहे हैं, एक आपको रेट बता रहे हैं कि इस रेट से तुम क्या करो भाई, इस रेट से तुम क्या करोगे कि तुम्हारा प्रॉफिट बता दोगे, बात खत्म, हम कुछ नहीं करेंगे। सरकार ने बोल दिया कि इंफोसिस इंडिया अगर इंफोसिस यूएस के साथ ट्रांजेक्शन करती है सॉफ्टवेयर का तो 30% प्रॉफिट बताना है उसको, वो 30 बता दिया, बात खत्म, कुछ नहीं करना, टेंशन ही खत्म हो गई। तो सेफ हार्बर रूल में एक परसेंटेज फिक्स कर दिया गया है, उस परसेंटेज को मानते हुए अगर आप आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग डिक्लेयर कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। ये बात यहां पर बोल, टू रिड्यूस ट्रांसफर प्राइसिंग डिस्प्यूट CBDT can make safe harbor rules. If assessee declare minimum margin as given in safe harbor rules, then AO shall accept the transfer price and declare by assessee। अभी तक इतने इफेक्ट में नहीं आया, लेकिन बोला गया कि अगर आप सेफ हार्बर रूल फॉलो करके अपनी प्राइस डिक्लेयर कर रहे हो, बात खत्म, उसको मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट आता है सेक्शन 92 सीसी एंड सेक्शन 92 सीडी, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट एपीए। देखो होता क्या है, एपीए मतलब एडवांस में बातचीत करके रख लेना, नाम से ही पता चल रहा है। एडवांस में ही ट्रांसफर प्राइसिंग का अगर आपने एग्रीमेंट कर लिया है, बातचीत कर ली है, तो उसके लिए बनता है एपीए, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। ये क्यों बनता है कि मान लीजिए आप कोई ट्रांजेक्शन करने वाले हो किसी एसोसिएट के साथ में, अब आपको कंफ्यूजन है कि क्या होगा, कैसे होगा, फालतू में असेसिंग ऑफिसर माथा खाएगा, ऐसे निकालो, ये करो, तो आप पहले से क्या बना लो, एपीए में एंटर हो जाओ। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट में पहले से फिक्स कर देते हैं कि ये मेथड तुमको फॉलो करना है और इस तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग कैलकुलेट कर, बात खत्म। ये सर कितने टाइम पीरियड तक के लिए एंटर हो सकता है, 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, 5 सालों तक के लिए तुम इसमें एंटर हो सकते हो। इवन आपका कोई केस वगैरह पेंडिंग पड़ा है, उसकी भी टेंशन चल रही है, तो आप पिछले 4 सालों के लिए भी एपीए में एंटर हो सकते हो। पिछले लेकिन 4 के लिए ही होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि 1-2 के लिए हो जाओ। तो प्रीवियस टाइम पीरियड के लिए भी एपीए बन सकता है और आने वाले टाइम पीरियड के लिए भी एपीए बन सकता है, मैक्सिमम 5 इयर्स तक। अब आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग सब कुछ किसके अकॉर्डिंग निकलेगी, एपीए के अकॉर्डिंग ही निकलेगी। वैसा ही सब कुछ आपको, वही मेथड वही फॉलो करने होंगे सारे सब कुछ।
अब प्रीवियस 4 ईयर के लिए ही मिलेगा, और कब मिलेगा, जब आपने उन 4 सालों के रिटर्न टाइम पर भरे होंगे। अगर आपने रिटर्न टाइम पर नहीं भरे तो आपको प्रीवियस ईयर्स के लिए एपीए एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट नहीं मिल पाएगा। और जो एपीए में लिखा है असेसिंग ऑफिसर को वैसे ही करना है। अब सपोज कि आपके पिछले 2 साल आपने पिछले 4 सालों के लिए एपीए बना लिया एडवांस प्राइसिंग, और आपका उस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड केस चल रहा है ऑलरेडी असेसिंग ऑफिसर के पास। अब क्या करें? तो अब असेसिंग ऑफिसर को कुछ नहीं सोचना, और जो एपीए बना है ना उसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन निकाल करके सुना देना है, उसी को फॉलो करना है। चलो फटाफट 2 मिनट में इसको पढ़ते हैं। क्या है देखिए, एपीए एक एग्रीमेंट है, किसके बीच में होगा, ध्यान से समझना, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। असेसी और सीबीडीटी के बीच में, और सीबीडीटी को अगर एंटर करना है तो इनको भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी सरकार से, देन जो है ये एंटर हो सकते हैं। किस बात के लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। इसमें क्या होता है, मेथड एंड मैनर फॉर कैलकुलेटिंग आर्म्स लेंथ प्राइस फिक्स किया जाता है, ऑलरेडी बता चुका हूं। सीबीडीटी को अगर एंटर करना है एपीए में तो अपने परदादा की परमिशन, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, कितने सालों तक के लिए एंटर हो सकते हैं भाई? मैक्सिमम 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स के लिए एंटर किया जा सकता है। इफ देयर इज एपीए, अगर एपीए है तो अभी अपन पीछे पढ़ के आए ना, कंप्यूटेशन ऑफ आर्म्स लेंथ प्राइस और असेसिंग ऑफिसर की द्वारा जो आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग निकाली जाती है वो वाले सेक्शन लगने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अब तो आर्म्स लेंथ प्राइस कैसे निकलेगी, एपीए के अकॉर्डिंग निकलेगी, तो बात ही खत्म। इफ एपीए हैज बीन एंटर्ड इनटू फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू आप एंटर हुए थे, फैक्ट्स गलत बताए थे, तो उसको क्या किया जा सकता है, शुरू से ही वॉइड एब इनिशियो घोषित किया जा सकता है कि हम इसको मानते ही नहीं है। आगे देखिए, एपीए का बाइंडिंग नेचर, भाई एपीए में जो लिखा है वो सबको मानना है। किस किस के ऊपर बाइंडिंग होगा एपीए? एप्लीकेंट के ऊपर, असेसी के ऊपर बाइंडिंग होगा, भाई जिसने अप्लाई करा था। इनकम टैक्स अथॉरिटीज के ऊपर बाइंडिंग होगा, लेकिन कौन से लेवल तक? सीआईटी, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स और प्रिंसिपल कमिश्नर, इससे ऊपर के लेवल पर बाइंडिंग नहीं है वो एपीए। मतलब और कुछ भी सुनवाई करी जा सकती है एपीए के अलावा भी, उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं है कि इसको मानना ही पड़ेगा तुमको। और ओनली उन्हीं ट्रांजेक्शन के लिए बाइंडिंग होगा जिसके लिए वो एंटर हुआ था। आरसीसी किन्हीं 5 ट्रांजेक्शन के लिए एंटर हुआ था, बाकी उसके 3 और है, 3 के ऊपर एपीए बाइंडिंग नहीं है, 3 का डिसीजन अपने हिसाब से सुनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्या बोला है देखो, रोल बैक प्रोविजन। रोल बैक प्रोविजन बताया ना कि पिछले टाइम पीरियड के लिए भी एंटर हो सकते हो। कितने? प्रीसीडिंग 4 प्रीवियस ईयर के लिए। मान लो असेसमेंट ईयर 22-23 है, तो और प्रीवियस ईयर मान लो प्रीवियस ईयर 22-23 है, उससे पहले के जो 4 साल है उनके लिए आप एंटर हो सकते हो। और एक आधे के लिए नहीं मिलेगा, पूरे 4 के लिए ही मिलेगा। कैसे एंटर होगे, ध्यान रखना, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। फॉर्म भरेगा 3CEDA, 3CEDA फॉर्म भरना है, और फीस लगेगी साथ में बहुत ही बड़ी, 5 लाख रुपए की फीस लगेगी फॉर्म की, तब ये भरा जाएगा। रिक्वेस्ट हैज टू बी मेड फॉर ऑल, इस बात का ध्यान रखना, ऑल 4 प्रीवियस ईयर के लिए आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। ठीक है सर, छोटे छोटे पॉइंट है, अगर आप इनको एक बार सुन भी लेते हो तो भी आपको बाद में ऑटोमेटिकली याद आ जाएगी। नेक्स्ट, आपके इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन वैसे ही होने चाहिए जैसे आपने एपीए में लिखवाए। भाई एपीए में तो कुछ और लिखवा दिया और वहां एक्चुअल में पिछले सालों में कुछ और थे, नहीं चलेगा, वही इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन होने चाहिए। अगर आपको एपीए लेना है तो आपने रिटर्न टाइम पर भरा हुआ होना चाहिए। अगर आपको एपीए में एंटर होना है तो आपका रिटर्न टाइम पर भरा हुआ होना चाहिए, तभी आपको एपीए जो है मिल पाएगा। ठीक है, द रिपोर्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हैज बीन फर्निश्ड इन अकॉर्डेंस विद 92E। मतलब ये रिपोर्ट 92E में जाकर के अपन को सबमिट करनी होती है। ठीक है सर, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोल बैक प्रोविजन, कुछ ऐसे केसेस है जिनमें जो है वो रोल बैक प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे, वो क्या आइए जानते हैं। हाँ, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ एपीए, भाई एपीए कब एप्लीकेबल ही नहीं होगा, पहला क्या बोल रहा है पॉइंट बताओ। देखिए एपीए कब एप्लीकेबल नहीं होगा,
आप रोल बैक के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, रोल बैक के लिए अप्लाई कर रहे हो, और जिस ट्रांजेक्शन्स के लिए तुम अप्लाई कर रहे हो वो किसके यहाँ पर पेंडिंग है? आईटीएटी, असेसिंग ऑफिसर वगैरह के पास पेंडिंग है, उनके ऊपर तो बाइंडिंग होता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में आपका जो भी टॉपिक है वो पहले से ही पेंडिंग पड़ा है, और एपीए में जब आप एंटर हो रहे थे उससे पहले ही आईटीएटी ने उस पर्टिकुलर टॉपिक पे अपना डिसीजन सुना दिया, तो फिर उस ट्रांजेक्शन के लिए आप एंटर नहीं हो पाओ। सर आईटीएटी में पेंडिंग पड़ा है लेकिन डिसीजन नहीं आया, तो एंटर हो सकते हैं क्या? तो हो सकते हो आप, ठीक है। अगला पॉइंट बोलता है कि मान लीजिए एपीए की वजह से आपकी इनकम तो उल्टी कम हो रही है, तो क्या कम होना सरकार बर्दाश्त करेगी? नहीं, फिर उन सालों पे एपीए लगेगा ही नहीं और रोल बैक मिलेगा ही नहीं। ये बात इस पॉइंट में बोली गई है। नेक्स्ट बोलता है रोल बैक उसी कंपनी को मिलेगा जो उस टाइम पर एक्चुअल में एग्जिस्ट करती थी, जो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी उसको रोल बैक पिछले सालों का मिलेगा ही नहीं। सपोज देखिए यहां पर क्या हुआ कि एक्स वाई जेड और 3 कंपनी, एक्स वाई जेड बन के एक एक्स वाई जेड लिमिटेड बन गई, ठीक है। ये तीनों कंपनीज खत्म हो गई और एक नई कंपनी बन गई। क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड रोल बैक ले सकती है? नहीं ले सकती, क्योंकि एक नई कंपनी है। वही मानो एक्स वाई जेड लिमिटेड मिलके एक एक्स लिमिटेड बनी है, तो क्या एक्स पहले भी थी क्या? थी, तो मिल जाएगा रोल बैक। देखो एक्स वाई जेड मिलके एक नई कंपनी बनी है, तो इसको नहीं मिलेगा क्योंकि ये पहले कभी थी नहीं। एक्स वाई जेड मिलके एक्स बनी है, एक्स पहले भी थी अभी भी है, तो इसको मिल जाएगा। तो आप पास्ट में एग्जिस्ट करने चाहिए तभी आपको रोल बैक मिलेगा, अदरवाइज रोल बैक नहीं मिलेगा। जैसे मान लो ये कंपनी एक टाटा डीमर जो कि टाटा बाटा बन गई, ठीक है, ये एक नई कंपनी है, क्या इसको मिल जाएगा? इसको नहीं मिलेगा। टाटा को जरूर मिल जाएगा क्योंकि टाटा पहले भी थी अभी भी है, लेकिन बाटा को नहीं मिलेगा क्योंकि एक ये नई कंपनी है। तो सिंपल सी बात है, नई कंपनी को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इफेक्ट ऑफ एपीए। एपीए का इफेक्ट क्या आएगा भाई, इसका रिजल्ट क्या होगा? देखिए फटाफट से पढ़ते हैं। पहला पॉइंट देखो क्या है, किसी साल पर एपीए लगा रोल बैक वाला, रोल बैक वाले पर एपीए लगने के बाद में आपकी इनकम वगैरह बदलेगी ना भाई, एपीए की वजह से इनकम बदलेगी, तो अब क्या करें? नया रिटर्न भरना पड़ेगा भाई, चेंज्ड इनकम के साथ में मॉडिफाइड रिटर्न। कितने टाइम में भर सकते हो मॉडिफाइड रिटर्न? 3 महीने के, फ्रॉम द एंड ऑफ सच मंथ इन विच एपीए वाज एंटर्ड। आप एपीए 15 अप्रैल को एंटर हुए, तो 3 महीने कहां से गिनोगे? 15 अप्रैल को एंड करो पहले तो, और वहां से 3 महीने, तो 15 अप्रैल के एंड के बाद 3 महीने, मई जून जुलाई, 31 जुलाई तक आप रिटर्न भर दो आपका एपीए में एंटर होने के बाद। नेक्स्ट क्या पॉइंट है, पढ़ो इसको। भाई आपका असेसमेंट पेंडिंग पड़ा है, मतलब असेसमेंट इनकम वगैरह निकलना पेंडिंग पड़ा है। अब आप एपीए में एंटर हो गए, ये पॉइंट पहले ही बता चुका हूं मैं। अब एओ आपकी जो भी इनकम निकालेगा असेसमेंट करेगा वो एपीए के अकॉर्डिंग ही करेगा, और एओ को जितना टाइम पीरियड मिलता है उसके ऊपर 1 साल एक्स्ट्रा और मिलेगा, कि तुमको इनकम निकालने के लिए 1 साल एक्स्ट्रा और दिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट बताओ क्या है, वेयर असेसमेंट फॉर एनी प्रीवियस ईयर टू विच एपीए या फिर रोल बैक अप्लाइज ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर फाइलिंग ऑफ मॉडिफाइड रिटर्न। भाई हम मॉडिफाइड रिटर्न भरने के लिए 3 महीने का समय मिला है, वो 3 महीने का समय मिलने के बीच में ही क्या हो गया, असेसमेंट कंप्लीट होके रख दिया अगले ने। तो फिर क्या है, देन एओ शेल पास एन ऑर्डर मॉडिफाइंग द टोटल इनकम ऑफ दैट प्रीवियस ईयर विद इन 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वाज फाइल्ड। मतलब क्या है कि तुम्हारा असेसमेंट ऑर्डर ऑलरेडी आ चुका था, अब तुमने एपीए के लिए अप्लाई करा, तुम्हारी इनकम क्या हो गई, चेंज हो गई, मॉडिफाइड। तुमने मॉडिफाइड रिटर्न भर दिया। देखो 15 अप्रैल को एपीए में एंटर हुए थे, तो मंथ एंड से 3 महीने मिलते हैं, 31 जुलाई तक भर सकते हो, तुमने भर दिया। अब असेसिंग ऑफिसर नया असेसमेंट ऑर्डर कब तक निकाल सकता है? जिस ईयर में तुम एंटर हुए हो उसके एंड होने के भी 1 साल बाद तक। मान लो तुम अप्रैल 2023 में एंटर हुए थे एपीए में, 3 महीने मिले, ठीक है, इसको एंड करो कब होगा, मार्च 2024 में। मार्च 2024 के बाद भी 1 साल। 1 साल कैसे बोला है, 1 ईयर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच मॉडिफाइड रिटर्न वाज फाइल्ड। जिस भी साल में तुमने मॉडिफाइड रिटर्न फाइल करा है उस साल के एंड होने के बाद भी उसको क्या मिलेगा, 1 साल मिलेगा, ठीक है। तो जिस साल में एंटर हो रहे हो, मान लो 22-23 में एंटर हुए, तो वो खत्म कब होगा,
एंटर हो गए, एंटर होके मॉडिफाइड रिटर्न भी भर दिया क्योंकि 3 महीने का ही टाइम है, तो रिटर्न भर दिया आपने मॉडिफाइड। अब चलो आपसे एक सवाल पूछता हूं, एपीए के अंदर अपन एंटर हुए 15 फरवरी को, मॉडिफाइड रिटर्न हमने भरा 20 अप्रैल को, आपका जो असेसिंग ऑफिसर अपना नया ऑर्डर कब तक निकाल सकता है? आप जो एंटर हुए थे वो 20 फरवरी 2021 को हुए थे, मॉडिफाइड रिटर्न आपने 20 अप्रैल 2022 को 21 को भरा था। तो देखो आपका पहले तो मॉडिफाइड रिटर्न भरा है अप्रैल 21 में, इस साल को एंड करो, कब जाके एंड होगा? मार्च 22 में। मार्च 22 के बाद एक साल और ऐड कर दो, मार्च 23 तक जो है असेसिंग ऑफिसर क्या कर सकता है? अपना मॉडिफाइड जो है असेसमेंट कर सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगला अपना जो टॉपिक है दैट इज सेकेंडरी एडजस्टमेंट। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या होता है? देखो ये दो कंपनी है, एक है टाटा, दूसरी भी है टाटा, लेकिन ये इंडिया वाली टाटा है, ये यूएस वाली टाटा है। टाटा इंडिया ने गुड्स सेल करे 10 करोड़ के, एएलपी थी 20 करोड़, तो 10 करोड़ से इनकम बढ़ गई होगी। इसको बोलते हैं प्राइमरी एडजस्टमेंट, जो अपन करते हैं ना इसको क्या बोलते हैं? प्राइमरी एडजस्टमेंट। अब सेकेंडरी एडजस्टमेंट का प्रोविजन क्या बोलता है कि चलो ये तो बात हो गई खत्म, तुम्हारी इनकम 10 करोड़ से बढ़ा दी तुमने, टैक्स दे दिया, बोलो वो जो 10 करोड़ रुपए वो भी तो लेके आओ इंडिया में। वो पैसे कहाँ है इंडिया में? तुम्हारी इनकम तो बढ़ गई, लेकिन हमको फॉरेन एक्सचेंज का भी तो लॉस हो रहा है, वो पैसा तो हमारी इकोनॉमी में एंटर ही नहीं हुआ। तो यहां पर बोला जाता है कि वो पैसा क्या करो, तुम इंडिया में लेकर के आओ। बोला नहीं लाए तो क्या होगा? बोला नहीं लाए तो हम ये मान लेंगे कि तुमने उस कंपनी को 10 करोड़ का लोन दे रखा है, और उस लोन पर हम क्या मानेंगे? तुम इंटरेस्ट कमा रहे हो, और उस इंटरेस्ट पर क्या लगा देंगे? टैक्स लगा देंगे तुम्हारा। तो इसी को बोलते हैं सेकेंडरी एडजस्टमेंट। देखो ये 10 करोड़ से इनकम बढ़ा दी है, प्राइमरी एडजस्टमेंट, और ये 10 करोड़ जो है शुड बी रिपैट्रिएटेड, वापस आने चाहिए इंडिया में विद इन 90 days। इफ नॉट रिपैट्रिएटेड देन इट विल अज्यूम दैट टाटा इंडिया हैज गिवन लोन ऑफ रुपीज 10 करोड़ टू टाटा यूएस, एंड इंटरेस्ट इनकम उसके ऊपर कैलकुलेट होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर देखिए कैसे शुरू होगी, क्या होगा। एडजस्टमेंट दो टाइप के होते हैं जो अभी अभी मैंने आपको बताई, ये नोट्स में आ गए। प्राइमरी एडजस्टमेंट जो अपन एएलपी निकाल के इनकम बढ़ाते हैं। सेकेंडरी एडजस्टमेंट क्या है कि वो जो जितने से इनकम बढ़ाई है वो पैसा भी क्या लाओ? इंडिया में लाओ। अगर वो पैसा तुम इंडिया में नहीं लाओगे तो फिर क्या होगा कि उस पर इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट कर लें। वैसे अलग अलग देश अलग अलग तरीके अपनाते हैं, कोई डिविडेंड मान करता है, कोई इक्विटी मानता है। हमारा देश इंडिया क्या मानता है? उसको लोन दिया हुआ मानता है। अब लोन पर सर इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा, सवाल तो ये भी आता है। ठीक है, वो भी देखते हैं। और सर कब सेकेंडरी एडजस्टमेंट किया जाएगा? सेकेंडरी एडजस्टमेंट कब किया जाएगा भाई? पहली बात, जब एसएससी ने खुद ही कर दिया हो। खुद कर दिया बहुत बढ़िया, कोई काम आप खुद ही कर दो तो बहुत बढ़िया है भाई। कि आपने प्राइमरी एडजस्टमेंट कर दिया, वो पैसा आपके पास नहीं आया है अभी तक, तो आप क्या करोगे? ऑब्वियसली सेकेंडरी एडजस्टमेंट भी करोगे। ठीक है, इसके बाद क्या बोला गया? मेड बाय एओ अपीलेट अथॉरिटी एंड एक्सेप्टेड बाय एसएससी। मान लो तुमने नहीं करा तो एओ या अपीलेट अथॉरिटी कर देगी, और आपने क्या कर लिया? उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ भैया आप सही बोल रहे हो। नेक्स्ट क्या बोला? डिटरमाइंड बाय एपीए। एपीए के एपीए में डिसाइड हो गया कि तो तुम्हारा सेकेंडरी एडजस्टमेंट होगा और ऐसे होगा, तो भी आपको क्या करना है? उसको एक्सेप्ट करना है। और मेड ड्यू टू सेफ हार्बर रूल। सेफ हार्बर रूल में एक परसेंटेज बता रखा है, अभी बताया, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आप डिक्लेयर नहीं करते हो तो फिर आपको उसी परसेंट से डिक्लेयर करना है। नहीं करा तो प्राइमरी एडजस्टमेंट होगा, और जहां प्राइमरी होगा वहां सेकेंडरी तो होगा ही होगा। अगर वो पैसा तुम वापस ले आए 90 दिन के अंदर अंदर तो नहीं होगा। अब सर बात है कि इंटरेस्ट वगैरह कैसे कैलकुलेट होंगे, क्या होंगे? पहली बात, वो जो एक्सेस पैसा है वो आपको 90 दिन में वापस लाना है। सर 90 दिन कहां से गिने जाएंगे? सवाल ये। अगर ये आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट एओ ने या अपीलेट अथॉरिटी ने करा है, तो जिस दिन उनका ऑर्डर आया वहां से 90 दिन में लाने। और यही सेकेंडरी एडजस्टमेंट अगर आपने खुद ने किया था या किसी और एपीए की वजह से हो रहा है तो क्या बोला है? रिटर्न फाइलिंग की डेट से 90 दिन, जो रिटर्न फाइलिंग की आखिरी दिन डेट होगी वहां से 90 दिन के अंदर अंदर वापस लाना। तो अगर एओ ने या अपीलेट अथॉरिटी ने करा है तो जिस दिन उनका ऑर्डर आया वहां से 90 दिन के अंदर अंदर। एनी अदर केस में रिटर्न फाइलिंग की डेट से 90 दिन के अंदर अंदर। नेक्स्ट, अगर एक्सेस मनी 90 दिन में वापस नहीं आया तो उस पर क्या कैलकुलेट होगा?
उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा? एक्सेस मनी जो तुम नहीं लाए इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम। दो सवाल है सर, एक्सेस मनी तो हमको पता होगा कौन सा नहीं लाए, इंटरेस्ट की रेट कितनी लगाए, क्या हमको क्वेश्चन देगा या कुछ और है? टाइम कहां से ले? फिक्स्ड है दोनों चीजें। देखो क्या है यहां पर, क्या बोला गया है, आपको टाइम पीरियड कहां से कैलकुलेट करना है। अगर एओ ने या अपीलेट अथॉरिटी ने आपका सेकेंडरी एडजस्टमेंट किया है तो जिस दिन उनका ऑर्डर आया वहां से 90 दिन गिनने, और एनी अदर केस में कहां से गिनने? वही सेम जो ऊपर आई थी, रिटर्न ऑफ इनकम की डेट से 90 दिन गिनने। अगर 90 दिन में वापस नहीं आया तो अब क्या लगेगा भाई? इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट किस रेट से लगेगा और कब से लगेगा? देखो इंटरेस्ट की रेट क्या बताई गई है, व्हेन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन, अगर आपका इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इंडियन रुपीज में डिनोट किया जा सकता है, डिनोटेड इन इंडियन रुपीज है, तो क्या बोला गया कि आपको क्या करना है कि एक साल की एसबीआई की कौन सी रेट लेनी है? मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड लैंडिंग रेट ऑफ एसबीआई एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर के पहले दिन एसबीआई की कौन सी रेट? मार्जिनल रेट ऑफ फंड लैंडिंग, लेट से वो 5% थी, प्लस करना है उसमें कितना, ये कितना आ रहा है, इस रेट से क्या निकालना पड़ेगा तुमको? इंटरेस्ट, जितना भी डिले हुआ है उसके ऊपर। 90 दिन के बाद जितना भी डिले करा, मान लो तुमने 2 महीने और डिले कर दिया, तो 2 महीने, मान लो 1 करोड़ की बात थी, इंटू 8.25% इंटू 2 महीने का डिले। और वहीं अगर ट्रांजेक्शन फॉरेन करेंसी में है, डॉलर्स में, पॉन्ड्स में है, तो फिर आपको ये एसबीआई वाली रेट नहीं लेनी, इंटरनेशनल रेट चलती है, एफएमई भी पढ़ोगे, जिसे लाइबोर बोला जाता है। क्या होता है? लंदन इंटरेस्ट बैंक ऑफर्ड रेट, मतलब क्या है भाई? लंदन मतलब क्या है? लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट लाइबोर बोलते हैं। कौन सी लेनी है? 30 सितंबर के दिन की। यहां कौन सा बोला? प्रीवियस ईयर के 1 अप्रैल के दिन की। इसमें क्या बोला? 30 सितंबर वाली लेनी है, ठीक है, और उसमें 3% ऐड करो। इधर कितना ऐड करो? 3.25। ये बहुत डिटेल चीजें हैं जो अपन पढ़ रहे हैं, जरूरी नहीं है एग्जाम में आए, हो सकता है एमसीक्यू आ जाए छोटा मोटा, डिटेल क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। अच्छा, कुछ ऐसे केसेस है जब सेकेंडरी एडजस्टमेंट नहीं करना, बच्चा समझ के छोड़ देंगे। कब? जब ट्रांजेक्शन की वैल्यू कितनी रही हो, 1 करोड़ रुपए रही हो, या फिर कोई ऐसा ट्रांजेक्शन हो जो असेसमेंट 16-17 या उससे पहले का हो, तो उन पर सेकेंडरी एडजस्टमेंट होता ही नहीं था। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अबाउट एंडिंग में आ गए। अब मान लो तुमको ये हर साल तुम्हारी तो इंटरेस्ट मान के इनकम कैलकुलेट करते रहेंगे, तुम चाहते हो कि यार ये हर साल का झंझट ना हो, वो पैसा आ भी नहीं रहा बाहर से, तुम ला नहीं रहे हो, इंटरेस्ट लग रहा है, तो बोला हम तुमको एक ऑप्शन दे रहे हैं, तुम क्या करो, एक्स्ट्रा टैक्स भर दो इस रेट से, जो पैसा नहीं लाए हो ना उसके ऊपर तुम 20.9664% की रेट से क्या भर दो, टैक्स। कैसे निकला? इसके लिए स्पेशली रेट बनाई, बोला हम टैक्स की रेट 18, उसके ऊपर 12% का सरचार्ज और 4% का सेस लेंगे। उस एक्सेस पैसा जो तुम नहीं लाए हो, जैसे 10 करोड़ नहीं लाई थी ना टाटा, तो उसके ऊपर तुम इस रेट से टैक्स भर दो, आज से बात खत्म, कुछ भी बात नहीं करेंगे। इफ असेसी पे एडिशनल इनकम टैक्स रेट, तो उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा। लेकिन ध्यान रखना, ये जो टैक्स आपने पे करा है इसको डिडक्ट नहीं कर सकते कहीं पर, मतलब ये टैक्स सीधा जमा होगा और कहीं कोई बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट 92D आता है, पहले भी इस सेक्शन का नाम आया है। 92D क्या बोलता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे, कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ रिपोर्ट्स। कौन से डॉक्यूमेंट्स और रिपोर्ट्स मेंटेन करके रखने पड़ेंगे? जो भी एसएसी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में एंटर होता है उसको डॉक्यूमेंट्स रखने, कौन से, ये पहले भी नाम लिया था मैंने इसका, टीपी स्टडी रिपोर्ट, ट्रांसफर प्राइसिंग स्टडी रिपोर्ट, कि आपने कौन कौन से ट्रांजेक्शन करे और उनकी क्या क्या कंडीशन है, वो सारे। नेक्स्ट क्या बोला? टीपी स्टडी रिपोर्ट आपको कितने सालों तक रखनी पड़ेगी? 8 सालों तक सुरक्षित रखनी पड़ेगी, असेसमेंट ईयर एंड होने के बाद। ठीक है सर। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है? तुमको टीपी स्टडी रिपोर्ट ये 92D रखने की जरूरत नहीं है अगर सिर्फ 1 करोड़ तक के ही ट्रांजेक्शन तुमने किए हैं, 1 करोड़ तक के ही किए, मान लो 80 लाख के ट्रांजेक्शन हुए तुम्हारे, टीपी स्टडी रिपोर्ट रखने की कोई नीड नहीं है, कोई काम नहीं है। If any document received by AO, TPO, CIT during any proceeding, then such document should be furnished
within 30 days. However, additional 30 days time can also be given. होता क्या है, मान लो आपसे असेसिंग ऑफिसर ने किसी से भी डॉक्यूमेंट मांगे, ये पहले भी आया था, 92D वाले डॉक्यूमेंट अगर फर्निश नहीं करे तो एओ खुद ही आपकी ट्रांसफर प्राइसिंग निकाल सकता है। तो ये फर्निश करने के लिए तुमको 30 दिन मिलते हैं और फर्दर एक्स्ट्रा 30 दिन और दिए जा सकते हैं। ये टीपी स्टडी रिपोर्ट और ये जो भी डॉक्यूमेंट आपने बनाए ये किसको ले जा करके देने होते हैं, असेसिंग ऑफिसर या जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी अगर वो मांगते हैं तो, वरना ऑनलाइन तो इनको फाइल करना ही होता है। फिर बात आती है 92E की। 92E क्या बोलता है कि आपको अकाउंटेंट से एक रिपोर्ट ऑब्टेन करनी पड़ेगी, किस बारे में, कि जो भी ये तुमने इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस वगैरह करे हैं उनकी एक रिपोर्ट ऑब्टेन होगी। कैसे और कौन से फॉर्म में होगी, अगेन इंपॉर्टेंट बात। Every person entering into international transaction or specified domestic transaction is required to file form number 3CEB। 3CEB फॉर्म नंबर जो है आपको लेना पड़ेगा। कब तक फाइल करना है ये फॉर्म, 31 अक्टूबर तक। रिटर्न फाइलिंग की लास्ट डेट होती है इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में 30 नवंबर। 30 नवंबर से एक महीना पहले मतलब 31 अक्टूबर तक आपको क्या कर देनी है, ये जो अकाउंटेंट यहाँ पर अकाउंटेंट का मतलब क्या है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, क्योंकि अकाउंटेंट की डेफिनेशन में अभी तक चार्टर्ड ही है, कॉस्ट अकाउंटेंट एडेड नहीं है, जिसकी बात चलती रहती है, लड़ाई चलती रहती है, ठीक है। अब इसके आगे आ जाते हैं पेनल्टीज। यहां से काफी बार क्वेश्चन आया है, काफी बार क्वेश्चन बना है, बड़ी सिंपल सी पेनल्टीज है लेकिन क्वेश्चन बहुत बार बना है। क्या क्या पेनल्टीज है, तुमने जो रिपोर्ट थी फेलियर टू फर्निश रिपोर्ट ऑफ सीए एज पर 92E, जो ऊपर अभी अभी पढ़ा, वो वाली रिपोर्ट नहीं दी तुमने, तो कितने की पेनल्टी लगेगी, 1,00,000 रुपए की। नेक्स्ट क्या, फेलियर टू रिपोर्ट इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन और एट एएलपी, इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन को आर्म्स लेंथ प्राइस पर रिपोर्ट नहीं करा तुमने, रिपोर्ट आर्म्स लेंथ प्राइस निकाल के रिपोर्ट करनी होती, नहीं करी, कितना लगेगा, 200% ऑफ टैक्स। जितनी भी, मान लो 20 करोड़ बतानी थी 10 करोड़ ही बताई, तो अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी, 10 करोड़ पे जितना भी टैक्स बनता होगा उस टैक्स का कितना करना है, 200%, ये पेनल्टी जमा होगी। मान लो रफली मान लेते 2 करोड़ बन रहा था, तो 2 करोड़ तो वो, और 2 करोड़ का 200 मतलब 4 करोड़ की पेनल्टी, 6 करोड़ रुपए तुमको जमा कराने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्या है, तुमने जो 92D में बात करी गई वो मेंटेन ही नहीं करे रिकॉर्ड, फेल्स टू रिपोर्ट इंटरनेशनल, कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन ही रिपोर्ट नहीं करा, रह गया। फेल्स टू फर्निश डॉक्यूमेंट, इंफॉर्मेशन तुमसे मंगाई थी 30 दिन में देनी होती, नहीं दी। मेंटेन और फर्निश इनकरेक्ट, गलत रिकॉर्ड्स रखे, तो कितनी पेनल्टी लगेगी, 2% ऑफ द वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। 20 करोड़ का ट्रांजेक्शन था तो 20 करोड़ का 2%, ठीक है, ये पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी। तो 1,00,000 की पेनल्टी, अंडर रिपोर्टेड का 200% और 2% ऑफ द इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। If assessee maintain document under section 92D and declare international transaction and disclose all fact that no penalty will be charged under section 278। 270A कहाँ गया भाई, ये रहा। तुम रिपोर्ट नहीं रखते हो, ट्रांजेक्शन फर्निश, मतलब तुम जस्टिफाई कर देते हो कि सर ये कारण था, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो पेनल्टी तुम्हारी माफ। वो तो हर जगह होती है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड तो दी जाती है। हमारा टॉपिक आता है सेकंड लास्ट टॉपिक, एनजेए, ट्रांजेक्शन विथ पर्सन लोकेटेड इन एनजेए। एनजेए अपन ने देखा था एक कंट्री थी साइप्रस, जिसको पहले एनजेए डिक्लेयर कर रखा था, फिर जो बीजेपी मोदी सरकार आई उन्होंने साइप्रस को एनजेए से हटा दिया, ठीक है। और स्विट्जरलैंड भी हुआ करते थे, क्यों, क्योंकि ये ऐसे देश है जो इंफॉर्मेशन शेयर नहीं करते, डेटा छुपा के रखते हैं। तो सरकार ने ये बोला कि तुम एनजेए में लोकेटेड किसी भी व्यक्ति से अगर ट्रांजेक्शन करते हो तो हम उसको इंटरनेशनली मानेंगे, चाहे एसोसिएट हो या नहीं हो, कोई भी फर्क नहीं है। हालांकि आज की डेट में एज ऑन डेट कोई भी एनजेए डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप करते हो तो ये प्रोविजन ये बोलता है कि एनजेए में लोकेटेड किसी भी व्यक्ति के साथ किया गया ट्रांजेक्शन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन माना जाएगा, इवन दो सच पर्सन इज योर एसोसिएट और नॉट। और उस केस में आप एनजेए में लोकेटेड व्यक्ति को, मान लो ये कुणाल है, ये एनजेए में लोकेटेड है, मैं इसको कोई पेमेंट कर रहा हूं, मुझे इसका टीडीएस काटना पड़ेगा, हायर ऑफ, कौन सा हायर, एक्चुअल टैक्स की रेट और 30% विच एवर इज हायर। मान लो एक्चुअल टैक्स की रेट उस पर 40% है, मैं 40% से काटूंगा। एक्चुअल टैक्स की रेट 20 है तो मैं 30% की रेट से काटूंगा, मिनिमम 30 तो टीडीएस काटना ही काटना है एनजे में लोकेटेड। ये एनजे की बात है। लास्ट सेक्शन आ जाता है बेटा लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन। लिमिटेशन ऑफ इंटरेस्ट डिडक्शन
क्या है बेटा, देखियो होता क्या है कि ट्रांजेक्शन्स में काफी बार लोग क्या करते हैं, अपना टैक्स बचाने के लिए क्या करते हैं कि अपनी एसोसिएट एंटरप्राइज से लोन ले लेते हैं। दुबई वाली से लोन ले लिया इंडिया वाली ने, और बदले में उसको लोन लेके क्या भरेगी, इंटरेस्ट। और अपनी इनकम को कम बताने के लिए, खर्चों को ज्यादा बताने के लिए वो एक्सेस एक्सेस इंटरेस्ट भरते हैं। 70% का इंटरेस्ट भर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फिर इनकम यहां से कम हो जाएगी, उधर चली जाएगी, और इनकम कम हो गई तो टैक्स भी कम होगा। सरकार ने बोला ना बेटा ऐसा नहीं चलेगा। बोला हम तुमको मैक्सिमम कितना इंटरेस्ट डिडक्ट करने दे सकते हैं, देखो। बोला तुम मैक्सिमम इतना इंटरेस्ट डिडक्ट कर सकते हो, और एक्सेस इंटरेस्ट डिसअलाउड हो जाएगा। कितना इंटरेस्ट है भाई? पहला पॉइंट, टोटल इंटरेस्ट पेड माइनस 30% ऑफ एबिटा करो। एबिटा मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है एक्चुअल में यही, और इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज जो एक्चुअल में दिया है। टोटल इंटरेस्ट माइनस 30% ऑफ एबिटा, और जो तुमने एक्चुअल में दिया है वो इन दोनों में से जो भी कम हो। जैसे निकाल के देखते हैं। एक एग्जांपल है, एबिटा कितना है इस कंपनी का, 1000 करोड़। इंटरेस्ट कितना दिया एसोसिएट को, 400 करोड़ का। और टोटल इंटरेस्ट जो इसने भरा है वो कितना है, 600 करोड़ का। लोअर ऑफ द फॉलोइंग विल बी अलाउड और एक्सेस डिसअलाउड हो जाएगा। कितना अलाउड होगा? टोटल इंटरेस्ट लेना होता है, माइनस क्या करना है, 30% ऑफ एबिटा। एबिटा कितना है, 1000 करोड़ का 30%, तो 600 में से 1000 का 30 मतलब 300 करोड़ लेस करूंगा तो कितना बचेगा, 300 करोड़ पहला पॉइंट। और इंटरेस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज कितना है, 400 का। इन दोनों में से जो भी लोअर है वो अलाउड होगा, तो 300 करोड़ ही अलाउड होगा। सर एसोसिएट को दिया कितना है हमने, 400 करोड़, तो 400 करोड़ में से 300 करोड़ ही अलाउड होगा, और ऊपर का 100 करोड़ क्या हो जाएगा, डिसअलाउड हो जाएगा। तो ये था अपना इंटरनेशनल टैक्सेशन, जिसके अपन ने सारे सेक्शंस कवर करने की कोशिश करी। सबसे इंपॉर्टेंट यहां से क्या क्या होते हैं वो बात आती है। पहला जो अपना डबल टैक्सेशन रिलीफ है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आता है, क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, उसमें एटीसी, एटीडी, एटीक्यूक्यूबी, आरआरबी, टीटीए, टीटीबी, ये सेक्शन बहुत ज्यादा आते हैं, तो ये आपको डिडक्शन में ध्यान में रख के पढ़ना है। इसके अलावा हम बात करें कि ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर मेथड जो है वो काफी इंपॉर्टेंट। मेथड तो आएगा ही आएगा। ये सोच लो ये 5 में से एक आ रहा है, 5 के ऊपर के 3 में से एक आ रहा है, 3 4 में से 4 मान लो, टीएनएमएम नहीं आता। इन 4 में से एक मेथड आपके एग्जाम में आना है, इधर 8 नंबर या 16 नंबर तक, ये तुमको पता है। ठीक है, या तो दो दो क्वेश्चन बना दिए जाते हैं या फिर एक क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो आपको पता है क्या आना है, अब यू नीड टू डू प्रैक्टिस। अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आगे के जो सेक्शन है, रोल बैक हो गया, एपीए हो गया, एओ जो डिटरमाइन करता है, ट्रांसफर प्राइसिंग, ये सब थ्योरेटिकल है। यहां से केस बन सकते हैं। पहली थिंग, केस बनता है तो 8 नंबर का बनेगा, पूरे फैक्ट्स घुमा फिरा के तुमको बातें बताएगा। डिसीजन ये एक लाइन में होगा। ठीक है, और अगर केस नहीं बनता है तो फिर सिंपल थ्योरेटिकल शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू वगैरह में। ठीक है, या ऐसे बन सकता है कि इससे रिलेटेड सारे प्रोविजन लिखो। तो प्रैक्टिकल नहीं बन सकता, वहां से हम खुद ही जानते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से बने। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।